ओशिनोको सीजन 3 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप सीजन 3 की पूरी स्टोरी देखोगे। सीजन 2 के लास्ट में बीको माची ने अपना म्यूजिक वीडियो शूट किया था और अब इस बात को 6 महीने बीत चुके हैं। इन 6 महीनों में बीको माची बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है क्योंकि उनकी म्यूजिक वीडियो को 20 मिलियन व्यूज मिले थे और मैमचो ने इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाया। उसने बहुत सारे लोगों के साथ कोलैब किया। अपने पर्सनल चैनल से भी ज्यादा खर्चे बीको माची यूट्यूब चैनल पे किए। बहुत सारे सोशल मीडिया स्ट्रेटजिस्ट को हायर किया और उसकी इतनी मेहनत की बदौलत उनके चैनल पे रेगुलर ऑडियंस बन गई थी और उनकी वीडियो रिकमेंड भी होने लगी थी और उनके सब्सक्राइबर्स 3,60,000 हो चुके हैं। वहीं टोक्यो ब्लेड के बाद अकाने और एक्वा का करियर भी रॉकेट की तरह बूस्ट हुआ। अकाने को लीड रोल मिलने लगे, उसकी एक न्यू मूवी भी आने वाली है और एक्वा बहुत सारे रेगुलर टीवी शोज में काम करने लगा और फैशन मैगजीन का मॉडल भी बन गया। मतलब बीको माची, एक्वा, अकाने सभी काम में बहुत ज्यादा बिजी हो चुके थे और इन 6 महीनों में एक्वा काना को बता चुका था कि वो और अकाने अब नाटक नहीं कर रहे हैं बल्कि एक्चुअली में डेट कर रहे हैं और इसीलिए अब काना डिप्रेस रहने लगी थी। अब हम एक्वा और अकाने को कॉल पे बात करते हुए देखते हैं। वो अपना शेड्यूल मैच कर रहे थे जिससे वो जल्दी एक दूसरे से मिल पाए और पहले कॉन्सर्ट के 1 साल के बाद अब बीको माची अपना दूसरा लाइव कॉन्सर्ट करता है, वो भी 1000 लोगों के सामने और बाकी लोगों के लिए उन्होंने पेड लाइव स्ट्रीम की थी। लाइव कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद मियाको कार से सबको घर ले जाती है और क्योंकि एक्वा उनका कॉन्सर्ट देखने नहीं आया था इसलिए मैमचो मियाको से रीजन पूछती है। मियाको बताती है वो डिग डीप वन चांस टीवी शो की शूटिंग कर रहा है, आज वो 3 एपिसोड शूट कर रहा है। तभी काना मियाको को गाड़ी रोकने को कहती है। वो कहती है उसे कुछ काम है इसीलिए वो वहीं उतर जाती है, पर एक्चुअली में उसे कोई काम नहीं था। वो जाकर स्टेयर्स पे बैठ जाती है। फिर मैमचो उसके पास जाती है और कहती है मुझे पता है तुम्हारा टफ टाइम चल रहा है। काना उसके साथ शेयर करती है। जब भी वो एजेंसी जाती है एक्वा अपने रूम में चला जाता है और आज वो लाइव कॉन्सर्ट देखने भी नहीं आया, वो मुझे अवॉइड कर रहा है। अब वो अकाने को डेट कर रहा है इसीलिए वो मुझे अवॉइड करने लगा है। अकाने अच्छी है, टैलेंटेड है, मुझे उनके रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्वा ने कुछ गलत नहीं किया है पर उसे मुझे अवॉइड करने की जरूरत नहीं थी। बहुत हर्ट होता है और ये वो रोते हुए और चिल्लाते हुए कहती है। फिर मैमचो काना को उसके घर छोड़ती है और एक्वा से खुद बात करने का डिसाइड करती है। जब एक्वा शूटिंग फिनिश करके बाहर आता है तो उसे मैमचो उसका वेट करती हुई दिखती है। वो समझ जाता है ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, जरूर इसे कुछ बात करनी होगी। वो कहता है मैं बहुत थक गया हूँ, अभी बात नहीं कर सकता। मैमचो कहती है अगली बार हम दोनों का शेड्यूल सेम टाइम पे कब फ्री होगा कुछ नहीं पता, महीनों भी लग सकते हैं। एक्वा मान जाता है, बस वो कंडीशन रखता है वो ऐसी जगह पे बात करे जहाँ सोफा तो हो। मैमचो उसे अपने घर ले जाती है। एक्वा कहता है रात 11 बजे के बाद एक माइनर को घर पे लाकर तुम लॉ को तोड़ रही हो। ये सुनकर मैमचो घबरा जाती है। फिर वो देखती है एक्वा को बहुत नींद आ रही थी। एक्वा उसे अपने बिजी शेड्यूल के बारे में बताता है, जैसे आज वो 3 एपिसोड शूट कर रहा था और कभी कभी तो उन्हें 4 एपिसोड्स भी शूट करने पड़ते हैं। उसे लाला लाई के अगले स्टेज प्ले का इनविटेशन भी आया है जिसकी उसे रिहर्सल करनी है और इन सब के बावजूद घर जाकर उसे स्टडी भी करनी है। मैमचो पूछती है कि वो कॉलेज जाने की सोच रहा है। एक्वा हाँ कहता है। वो बताता है वो मेडिकल स्कूल एग्जाम देना चाहता है। मैमचो पूछती है क्या वो डॉक्टर बनना चाहता है। एक्वा तो खुद भी श्योर नहीं था पर उसके फ्यूचर प्लान में ये भी उसका एक ऑप्शन जरूर होगा। मैमचो कहती है वो भी कॉलेज जाना चाहती थी इसीलिए वो एक्वा के इस डिसीजन को एडमायर करती है, पर अब वो कॉलेज नहीं जा सकती क्योंकि वो टेस्ट क्लियर करने के लिए रिक्वायर्ड स्टडी नहीं कर पाएगी और उसकी एज भी हो रही है और उसने पहले ही एंटरटेनमेंट की दुनिया में जाने का सोचा हुआ था। वैसे तो दोबारा टेस्ट देना एक रैशनल डिसीजन होगा। गाइस, रैशनल का मतलब होता है लॉजिकली या सेंसफुल और इसका अपोजिट होता है इलॉजिकली या इरेशनल या फिर इमोशनल होकर जो हम डिसीजन लेते हैं। ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि इस वर्ड का यूज बहुत ज्यादा होने वाला है। मैमचो कहती है दोबारा एग्जाम देना लॉजिकली बेटर डिसीजन होगा पर कभी कभी लोग रैशनल डिसीजन नहीं लेते, जैसे कि तुमने भी काना को अवॉइड किया जो एक रैशनल डिसीजन नहीं था। तुम उसे थोड़ा अच्छे से भी ट्रीट कर सकते थे। एक्वा कहता है तुम इस मामले से दूर रहो, पर मैमचो कहती है मैं रैशनल नहीं हूँ। ये नेचुरल है कि अगर कोई मेरा करीबी या दोस्त को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे चिंता होगी। इससे काना के परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ा है, अब वो पहले जैसी नहीं रही। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है तो तुम्हें ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर सब ठीक करना होगा। पर तुम जैसे बच्चों को चीजें बैलेंस आउट करना नहीं आता, तुमने बस उसका सोचकर फैसला किया जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है। तभी एक्वा उसे सोफे पे पुश करके कहता है मुझे लेक्चर देने की तुमने हिम्मत कैसे की, जबकि तुमने खुद बिना किसी डेंजर को सेंस किए इतनी रात में एक यंग लड़के को लेकर अपने घर आ गई हो। लोगों को बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद करो और ऐसे बात मत किया करो जैसे कि तुम सब जानती हो। हाँ, मैंने काना से दूर रहने का डिसाइड किया था
तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता था कि उसे हर्ट होगा? क्या लगता है तुम्हें मैं ये करना चाहता था? नहीं, आजकल मैं फ्यूचर के बारे में सोचने लगा हूँ, सिर्फ अपने ही नहीं अपने आसपास वालों के भी। कान्हा एक बहुत फेमस आइडल बनेगी। मैं तुम्हें आइडल के बारे में एक जनरल बात बताता हूँ। अगर आइडल का कोई बॉयफ्रेंड होता है तो उनके फैंस पागल हो जाते हैं। क्या होगा अगर आइडल की फोटो उसके बॉयफ्रेंड के साथ कोई लीक कर दे? क्या होगा जब किसी पागल फैन को पता चलेगा कि कान्हा का कोई बॉयफ्रेंड है? कौन लेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? वो आई के इंसिडेंट को याद करता हुआ कहता है, अगर कोई उसके घर में घुसकर उसे मार दे तो हम क्या करेंगे? मैमचो को रियलाइज होता है उसने जो सोचा था वो गलत था। कान्हा एक्वा से ऑब्सेस्ड नहीं है, बल्कि एक्वा कान्हा से ऑब्सेस्ड है। एक्वा कहता है उसके अच्छे फ्यूचर के लिए मेरा उससे दूर रहना ही बेटर है। मैमचो उसके सर को पकड़ के स्माइल करती है और माफी मांगती है। अब अगले दिन एक्वा डिग डीप वन चांस के और भी एपिसोड शूट कर रहा था और जो एपिसोड टेलीकास्ट हो रहे थे वो रूबी के स्कूल वाले भी देख रहे थे और फ्रिल मिनामी और रूबी को बताती है उसे ये शो बहुत अच्छा लग रहा है। वो बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स के बारे में भी बताती है जो उसे अच्छे लगे और एट द एंड वो एक्वा की तारीफ भी करती है। वो उसकी फैन बन चुकी थी। रूबी कहती है रहने दो, उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। फ्रिल कहती है वो एक्वा के क्लोज नहीं जाना चाहती, वो बस उसकी फैन है तो वो उससे डिस्टेंस मेंटेन करके रखेगी और अगर वो और फेमस हुआ तो शायद वो दोनों साथ में एक्ट भी कर पाएंगे। और उसका मतलब सिर्फ एक्वा से नहीं था। जिस तरह मिनामी और रूबी भी आगे बढ़ रहे थे वो चाहती थी वो तीनों भी किसी दिन साथ में वर्क कर पाए। मिनामी फ्रिल से कहती है क्या मैं तुम्हारे जितनी पॉपुलर हो पाऊंगी? फ्रिल कहती है हाँ, मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। फिर मिनामी कहती है और जहाँ तक रूबी का सवाल है वो अपने भाई के साथ को स्टार बनकर काम करेगी। ट्विन टैलेंट्स को अक्सर साथ में ही काम करते हुए देखा गया है। रूबी उन्हें बताती है एक्चुअली वो ऑलरेडी डिग डीप वन चांस टीवी शो में काम कर रही है जिसमें ऑब्वियसली एक्वा भी है। अगले सीन में हम उसे शो के लिए गेस्ट रिपोर्टर का काम करते हुए देखते हैं। एक्वा बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो काबुरागी को घूरने लगता है जो कि प्रोड्यूसर था। वो इशारे से बताता है मुझसे मत कहो, मैंने कुछ नहीं किया। रूबी शो के बीच बीच में रिपोर्टिंग के सेगमेंट लेकर आती रहती थी और वो एक लेजेंडरी नाम पिकाचू नाम के बंदे को ढूंढ रही थी कि वो दुनिया में एग्जिस्ट करता है या नहीं। वो इस सच का पर्दाफाश करने वाली थी। वो बहुत सारे लोगों से पूछती है और फाइनली उसे पिकाचू नाम का बंदा मिल जाता है। तो ये रिपोर्ट सच हुई थी। दूसरी तरफ एक्वा काबुरागी से बात करता है। काबुरागी बताता है तुम्हारा हिडन टैलेंट फैमिली मेंबर्स के साथ होने से बाहर आता है। तुम फैमिली के साथ फ्रेंडली नजर आते हो और हमारे लिए ये बेनिफिशियल होगा कि हम ट्विंस को साथ दिखाए। एक्वा पूछता है क्या ये तुम्हारा प्लान था? काबुरागी मना कर देता है। वो बताता है रूबी ने मुझे प्रपोजल दिया था। एक्वा पूछता है ये कब हुआ? वो बताता है जब उसने मुझे लाइव कॉन्सर्ट में इनवाइट किया था। वो रूबी की तारीफ करता है और उसे स्ट्रॉन्ग कहता है। वो बताता है जब उसने फर्स्ट टाइम रूबी को देखा था तो उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो ऐसी होगी। एंड लास्टली वो ये भी कहता है कहीं रूबी को ये आइडिया स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन वाले ने तो नहीं दिया। सीन पूल साइड पे शिफ्ट होता है। रूबी इचिगो के पास जाती है जो कि स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन का प्रेसिडेंट था। इचिगो उसे खुद से दूर रहने को कहता है पर रूबी नहीं मानती। वो कहती है तुम ही हो जो मॉम के सबसे क्लोज थे और इसका मतलब है तुम उनकी डेथ के सच के सबसे क्लोज हो। मैं तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी जब तक मुझे मॉम के खूनी का पता नहीं चलता। मुझे बताओ मेरे फादर कौन है? इचिगो कहता है मैंने कहा था ना मुझे नहीं पता, और अगर मुझे पता होता तो मैं कब का उसे मार चुका होता। रूबी कहती है तो मुझे उन सभी के कॉन्टेक्ट डिटेल्स दो जो भी मॉम से रिलेटेड थे। इचिगो सरासर मना कर देता है क्योंकि उस टाइम वो सब नूब थे, पर आज वो बड़ी हस्ती बन चुके हैं और अगर वो अभी उसे बता देगा तो वो उनसे बेतुके तरीके से मिलेगी जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। और क्योंकि स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन को मिया को सपोर्ट कर रही है तो उसे उन सारी प्रॉब्लम से डील करना पड़ेगा। रूबी कहती है मैं भी पॉपुलर हो चुकी हूँ। इचिगो कहता है तुम बस अंडरग्राउंड आइडल से थोड़ी सी ज्यादा पॉपुलर हो और कुछ नहीं। अगर कभी तुम ड्रिंक करते हुए पकड़ी गई तो भी कोई न्यूज वाला तुम्हारे बारे में नहीं छापेगा। बस कुछ फैंस की वजह से तुम इंटरनेट पे थोड़ा सा ट्रोल होगी, बस इतना ही। रूबी कहती है तो अगर मैं पॉपुलर हो जाऊंगी तब तो तुम मुझे उन लोगों से मिलवाओगे ना? इचिगो मान जाता है। रूबी तुरंत पूछती है तो बताओ मैं पॉपुलर कैसे बन सकती हूँ? और हमें ये भी पता चलता है कि रूबी ने इचिगो की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया था, इसीलिए उसे डिग डीप वन चांस में रिपोर्टर की जॉब मिली थी। इचिगो बहुत एक्साइटेड होकर कहता है ये हुई ना बात, अब अगला स्टेप होगा। तभी वो रूबी को देखता है और वापस नॉर्मल हो जाता है। रूबी कहते हैं मुझे आपकी स्किल पे बिलीव है, आप स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन के प्रेसिडेंट रह चुके हो। मैं समझती हूँ मॉम सिर्फ अपने टैलेंट की वजह से ही पॉपुलर नहीं हुई थी, उसमें आपका भी हाथ था। तो मुझे भी बताइए मुझे पॉपुलर बनने के लिए क्या करना चाहिए? अगले सीन में हम रूबी को रिपोर्टिंग का काम करते हुए देखते
देखते हैं जैसे ही चीगो ने उसे एडवाइस दी थी वो वही फॉलो कर रही थी। उसने कहा था उसे सेट पे अपनी छाप छोड़नी होगी, अपने कैरेक्टर को क्लियरली शो करना होगा। एग्जाम्पल के लिए एक्वा को ही ले लेते हैं। वो कूल एक्ट करता है और जब भी कोई इरेलीवेंट बात करता है वो इमीडिएटली रूड तरीके से उसे रोक देता है, और अगर सामने वाला उसकी बात से एग्री करता है तो उसे बोलने का और मौका मिलता है। उसने रूबी को समझाया था उसे बोलने के लिए 30 सेकंड ही मिलेंगे और ऐसे मौके उसे बस 2 या 3 बार ही मिलेंगे, तो वो अपना टाइम खुद को इंट्रोड्यूस करने में नहीं लगा सकती। पर अगर वो अपने कैरेक्टर को क्लियर रखेगी तो बात बन जाएगी। अपने कैरेक्टर को डिफाइन करना ही शो में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। रूबी अपने आप को क्यूट, स्मार्ट और कंसीडरेट दिखाना चाहती थी, पर इचिगो मना कर देता है। वो कहता है उसे स्टूपिड, रूड और चीकी कैरेक्टर प्ले करना होगा। उसे अपने आप को बेवकूफ दिखाना है, बातों से भी और जेस्चर्स से भी, और इसके लिए प्री सर्वे भी इम्पोर्टेंट है। तुम्हें उसे खाली नहीं छोड़ना है। उसमें जो भी तुम लिखोगी उसके बेस पे ही तुम्हारी स्क्रिप्ट रेडी की जाएगी, तो कुछ भी बड़ा चढ़ा के लिख देना। बस एपिसोड बहुत ज्यादा बेकार होना चाहिए। अब शूटिंग के टाइम उससे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या उसने रिसेंटली कोई गलती की है। रूबी स्टूपिड बनने का कैरेक्टर बहुत अच्छे से प्ले करती है। वो बताती है एक बार वो हैंड सोप से बार सोप बनाने की कोशिश कर रही थी। उसने हैंड सोप को बॉईल कर दिया था जिससे पूरे घर में धुआं धुआं हो गया था। उसका घर जलते जलते बचा था। एक्वा समझ जाता है उसने स्टोरी को अच्छे से ट्विस्ट किया है और खुद को स्टूपिड दिखा रही है। इसमें जरूर कोई इसकी हेल्प कर रहा है। शूट खत्म होने पे असिस्टेंट डायरेक्टर शो के लिए रूबी का कैरेक्टर समझ जाता है और रूबी चीगो की लास्ट एडवाइस को भी फॉलो करती है, जो थी असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ बहुत अच्छे से पेश आना, क्योंकि आगे जाकर वो भी कभी न कभी डायरेक्टर जरूर बनेगा, तो उसे अपने हर मूव को सोच समझकर चलना होगा। और इसीलिए वो असिस्टेंट डायरेक्टर शान के पसीने पोंछने लगती है। वो अपने इस नाइस बिहेवियर को रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू रखती है। कभी वो उसके लिए चाय ले आती है, कभी उसके साथ ओपन होने का ट्राई करती है, जैसे वो फ्री टाइम में क्या करता है ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेना। शान सोचने लगा था रूबी आजकल मुझसे फ्लर्ट करने लगी है, कहीं मैं उसके टाइप का तो नहीं हूँ। रूबी पूछती है क्या वो प्रॉपर सो रहा है, क्योंकि उसे तो वो थका हुआ लग रहा है। वो कहती है मैंने सुना है असिस्टेंट डायरेक्टर को सोने की भी फुर्सत नहीं मिलती। शान कहता है ऐसा पहले होता था, पर पिछले कुछ सालों से अगर आप ज्यादा काम करते हो तो एचआर आपको एक दिन का ऑफ दे देता है और गवर्नमेंट भी स्ट्रिक्ट हो गई है। अब सिचुएशन पहले से बहुत अच्छी है। रूबी कहती है पर देखकर तो नहीं लगता, क्योंकि उसके पीछे कुछ एनर्जी ड्रिंक्स की बोतल थी और लेटने के लिए जुगाड़ भी लगाया हुआ था। शान कहता है हमारी टीम में कुछ पुराने ख्यालात वाले लड़के भी हैं। तभी वहाँ डायरेक्टर उरुशिबारा आ जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है तुमने अभी तक सबटाइटल्स फिनिश नहीं किए, मैंने कहा था ना आधी रात से पहले हो जाना चाहिए। वो उसे डांटने लगता है जबकि उसने कुछ देर पहले ही सबटाइटल रेडी कर दिए थे। वो कहता है अगर तुमसे काम नहीं हो रहा है तो काम को छोड़ दो। शान उससे माफी मांगता है। बाद में रूबी से डायरेक्टर के बारे में एक्वा से पूछती है। एक्वा बताता है उरुशिबारा एक्सटर्नल प्रोडक्शन कंपनी का डायरेक्टर है, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के पास इनफ मैन पावर नहीं थी, इसीलिए कंपनी को दूसरे कंपनीज की भी हेल्प लेनी पड़ती है। वो उसे डायरेक्टर का पूरा काम समझाता है और वो रूबी की सब जानने की क्यूरियोसिटी से सरप्राइज था। रूबी कहती है एज अ प्रोफेशनल मैं डेवलप कर रही हूँ, क्या तुम खुश नहीं हो? एक्वा कहता है हाँ मैं खुश हूँ। फिर हम शान को कंटिन्यूअसली काम करते हुए देखते हैं। वो एनर्जी ड्रिंक पी पी के काम कर रहा था। उससे हमें असिस्टेंट डायरेक्टर के पूरे काम के बारे में पता चलता है। उन्हें सारे ऑर्डर्स मानने होते हैं, पहले लोकेशन देखना, रिसर्च करना, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कैमरा एंगल, कॉफी, लगेज कैरी करना। इतना सब कुछ करने के बावजूद अगर उन्हें टॉयलेट साफ करने को भी कहा जाए तो उन्हें करना पड़ता है, और इसीलिए वो कभी टाइम पे काम को फिनिश नहीं कर पाते और सीक्रेटली देर रात तक काम करते हैं और बस 3 घंटे ही सो पाते हैं। वो कहता है आजकल यंग लोगों का टीवी में इंटरेस्ट खत्म हो गया है, इसीलिए लोगों ने काम भी छोड़ दिए हैं, और ऐसी सिचुएशन में एक दिन में 3 से 4 एपिसोड बनाना बहुत मुश्किल होता है। फिर उरुशिबारा शान को अगले सेगमेंट के बारे में बताता है जिसमें वो कॉस्प्लेयर्स के इंटरव्यू करवाना चाहता था। वो भी रिसेंटली पॉपुलर हुए टोक्यो ब्लेड के कैरेक्टर्स का कॉस्प्ले, क्योंकि उससे उनकी रीच इंक्रीज हो जाएगी। शान कहता है कॉपीराइट का इश्यू हो सकता है। उरुशिबारा कहता है मैं परमिशन ले लूंगा, उसकी चिंता तुम मत करो। और इस तरह शान को 10 ऐसे कॉस्प्लेयर्स ढूंढने थे जो अपनी इच्छा से टोक्यो ब्लेड का कॉस्प्ले करने के लिए रेडी थे। वो बहुत सारे कॉस्प्लेयर्स को रीच आउट करता है, पर कोई भी उसे हाँ कहने को तैयार नहीं था, क्योंकि अगले वीक कॉमिकेट इवेंट होने वाला था। शान सोच रहा था आज रात वो फिर नहीं सो पाएगा। तभी रूबी वहाँ आती है और उससे पूछती है क्या उसे कोई हेल्प चाहिए। शान पूछता है क्या वो कॉस्प्ले करती है। सीन अकाने पे आता है। वो अपनी शूटिंग फिनिश करके बाहर आती है। वहाँ बारिश हो रही थी। तभी एक्वा वहाँ छाता लेकर जाता है। अकाने कहते क्या तुम मुझे लेने आए हो? एक्वा
कहता है बस इसीलिए क्योंकि तुम्हारे काम की लोकेशन मेरे घर के पास है, और वो उसके लिए एक्स्ट्रा छाता भी लाया था। पर अकाने मना कर देती है क्योंकि वो एक ही छाता शेयर करना चाहती थी। वो उसके हाथ में हाथ डालकर चलने लगती है और मन में कहती है मैंने बहुत टाइम पहले ही नोटिस कर लिया था कि ये काना से अट्रैक्टेड है, पर उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो काना की जगह उसे डेट क्यों कर रहा है, क्योंकि या तो उसका रीजन सुनकर उसे अच्छा नहीं लगेगा, और या फिर दूसरा अभी तक वो बहुत ही अच्छा बॉयफ्रेंड बनकर रहा है। जब भी बारिश होती है वो उसे लेने जाता है, मैसेज पढ़ते ही रिप्लाई भी कर देता है। वो अच्छा बॉयफ्रेंड है, उसके लिए यही काफी है। उसको एहसास है कि एक्वा काना से बहुत टाइम से बात नहीं कर रहा है, जो शायद थोड़ा ज्यादा हो गया है, पर उसके साथ तो वो स्ट्रेट बात कर रहा है और शायद अपने इमोशंस को दिखाने का ये उसका तरीका है, इसीलिए वो उसे एक्सेप्ट है। फिर एक्वा उसे घर छोड़ता है और नहाकर रेस्ट करने को कहता है क्योंकि कल सुबह उसे जल्दी काम पे जाना है। अकाने मन में कहती है हमारा फेक रिलेशनशिप एक टीवी शो से स्टार्ट हुआ था, एक्वा लायर है, पर वो मुझे झूठ ना बोलने की पूरी कोशिश करता है, इसीलिए मैं खुश हूँ। धीरे धीरे सारे झूठ सच बन रहे हैं, पर अगर उसने मुझे चीट किया तो मैं उसे मार दूंगी, मेरी नजर हमेशा इस पे रहेगी। सीन रूबी पे आता है। वो मिनामी को कॉस्प्ले के लिए पूछती है, पर मिनामी को डाउट था कि वो अच्छे से नहीं कर पाएगी क्योंकि उसने बस मैगजीन के लिए ही कॉस्प्ले किया था, वो कभी कॉमिकेट या किसी इवेंट में नहीं गई थी। पर रूबी कहती है ये उसके लिए अच्छा मौका हो सकता है। डिग डीप का राइटर बहुत अच्छा है, सीरीज की रेटिंग भी बहुत अच्छी है, इससे उसके करियर को बूस्ट मिलेगा। मिनामी उसकी बात से एग्री तो करती है, पर अभी भी उसे खुद पे डाउट था। रूबी कहती है मैं भी वहाँ एज अ रिपोर्टर होंगी और मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, मैं बस चाहती हूँ कि हम साथ में काम कर सके। मिनामी मान जाती है। वो कहती है मैं मैनेजर से बात करके बताती हूँ। सीन शान पे आता है, जिसको बहुत सारे कॉस्प्लेयर्स मना कर चुके थे। वो सोचता है उरुशिबारा फिर मुझ पे चिल्लाएगा। वो सोच रहा था वो इंटरेस्टिंग पीपल कैसे ढूंढे। तभी उसकी सिस्टर मिमी उससे सी टाइप का यूएसबी केबल मांगने आती है। शान को आइडिया आता है और वो उसे डिग डीप में कॉस्प्ले करने को कहता है, पर मिनामी मना कर देती है क्योंकि वो घर पे ही कॉस्प्ले करती है और उसमें भी बहुत सारी एडिटिंग करती है। पर शान भी जिद पे अड़ा हुआ था। वो कहता है सोशल मीडिया पे तुम्हारे बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, डायरेक्टर मान जाएगा। मिमी फिर भी मना करती है क्योंकि उसे डर था सब उसकी आवाज पहचान जाएंगे, क्योंकि वो कॉस्प्ले के साथ साथ वीट्यूबर भी है। अब शान वीट्यूबर के बारे में बताता है। जो लोग स्ट्रीम के लिए खुद का फेस ना दिखाकर 3D कैरेक्टर का यूज करते हैं उन्हें वीट्यूबर कहते हैं। आज के जमाने में हर जगह आपको वीट्यूबर दिख जाएंगे और उनमें से ही एक है मिमी, जो कि सक्सेसफुल वीट्यूबर है। उसके 3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि एक इंडिपेंडेंट वीट्यूबर के लिए बहुत बड़ा नंबर है। इंडिपेंडेंट यूट्यूबर को इंडीज कहते हैं। शान बताता है इंडीज और किसी एजेंसीज के अंडर काम करने वालों के सर्वाइवल में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि एजेंसीज या ग्रुप वाले लोगों के म्यूचुअल सब्सक्राइबर होते हैं, सब कोलैब कर करके अपने सब्सक्राइबर बढ़ा लेते हैं। पर मिमी जो कि इंडीज है उन्हें सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है, उन्हें खुद का मैनेजर खुद बनना पड़ता है, कोलैब के लिए भी लोगों को खुद ही ढूंढना पड़ता है। एक टाइम पे मिमी सब कुछ बंद करने वाली थी, पर शान उसका मैनेजर बन गया क्योंकि उसने ही उसे यूट्यूबर बनने की एडवाइस दी थी। ये एडवाइस उसने इसलिए दी थी क्योंकि उसे उसकी चिंता थी। वो मिडिल स्कूल नहीं गई थी और अपने कॉस्प्ले ही देखती रहती थी, पर उसकी एडवाइस के बाद पिछले 3 सालों से मिमी पूरी लगन के साथ लाइव गेम प्ले करती आ रही है और उसका एक पुराना सोशल मीडिया अकाउंट भी है जिसपे वो कॉस्प्ले की फोटोज डाला करती थी। वो अभी भी उस पे एक्टिव है और बीच बीच में कभी कभी कॉस्प्ले की फोटोज अपलोड करती रहती है, जिसमें से एक टोक्यो ब्लेड की कैरेक्टर भी है। वो उसे वही कैरेक्टर प्ले करने के लिए बैक करता है। मिमी सरप्राइज हो जाती है, उसे नहीं पता था कि टोक्यो ब्लेड के कैरेक्टर के बारे में उसे पता था। वो पूछती है उसे कैसे पता चला। शान कहता है मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ, भूल गई क्या? मुझे तो तुम्हारे सब अकाउंट्स के बारे में भी पता है जिससे तुम मेरे बारे में बुरी बातें लिखती हो। वैसे मैं ये सब कुछ भूल जाऊंगा अगर तुम कॉस्प्ले के लिए हाँ कर दो तो। और इस तरह मिमी के पास कोई चारा नहीं बचता और वो मान जाती है। अगले सीन में रूबी शान से पूछती है उसने कॉस्प्लेयर्स को मना लिया है। शान कहता है हाँ, और मिमी भी मान गई है। फिर रूबी अपने बारे में पूछती है कि उसे कौन सा कैरेक्टर प्ले करना है। वो कहता है एक माइनर कैरेक्टर है। रूबी कहती है मैंने अपने भाई से सुना था टोक्यो ब्लेड के ऑथर से परमिशन लेना बहुत टफ काम है। शान सरप्राइज हो जाता है। वो डायरेक्टर से परमिशन वाली बात कंफर्म करने जाता है। वो उसे कॉस्प्लेयर्स की लिस्ट देता है जिसमें मिनामी और मिमी भी थी। उरुशिबारा को दोनों ही पसंद आती है। फिर शान उससे परमिशन के बारे में पूछता है। उरुशिबारा की बोलती बंद हो चुकी थी। वो किसी से फोन पे बात करता है और शान को बताता है उसे टोक्यो ब्लेड के कैरेक्टर के कॉस्प्ले करने की परमिशन नहीं मिली। शान कहता है पर मैं कॉस्प्लेयर्स को पहले ही कह चुका हूँ। उरुशिबारा कहता है
उन्हें किसी और कैरेक्टर का कॉस्प्ले करने को बोलो। मैंने तुमसे कहा था ना प्लान भी रेडी रखना, पर एक्चुअली में उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, वो बस शान पे ब्लेम डाल रहा था। वो कहता है उन्हें ओरिजिनल कैरेक्टर का कॉस्प्ले करने को कहना जो कॉपीराइट फ्री हो और टोक्यो ब्लेड से रिलेटेड ना हो। शान घर जाकर मिमी को बताता है, वो भी हैरान हो जाती है क्योंकि ये चेंज बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हुआ था। कल ही उन्हें कॉस्प्लेयर्स का इंटरव्यू लेना है। फिर वो सबसे माफी मांगता है और उन्हें दूसरे कैरेक्टर का कॉस्प्ले करने को कहता है। फिर उसे रूबी की चिंता होती है क्योंकि उसे ही रूबी का कॉस्प्ले डिसाइड करना था और वो उसे कोई अनफिट या बेकार से ड्रेस भी नहीं दे सकता था क्योंकि वो उनके शो की रिपोर्टर है। मिमी उसकी ये चिंता दूर कर देती है। वो बताती है उसके पास एक फ्री साइज कॉस्ट्यूम पड़ा हुआ है। अब इंटरव्यू का दिन आता है। रूबी और मिनामी साथ में काम करने के लिए एक्साइटेड थे और मिमी उनकी बातें सुन रही थी। रूबी उसे देख लेती है और फिर सब खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। मिनामी को मिमी की वॉइस बहुत अच्छी लगती है। वो पूछती है क्या वो वॉइस एक्ट्रेस है। मिमी बताती है उसकी जॉब इससे रिलेटेड है। फिर रूबी को मिया दिखती है। वो उसे बुलाती है और सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है। रूबी ने उसके साथ यूट्यूब के लिए प्रोजेक्ट में काम किया हुआ था। मिया मिनामी को जानती थी। वो डेली उसकी प्रोफाइल चेक करती थी। ये जानकर मिनामी उसके बारे में और जानना चाहती थी, पर मिया बताने से मना कर देती है, ये कहकर कि उसका काम इरोटिक है जिसके बारे में जानना माइनर्स के लिए ठीक नहीं होगा। फिर वो पूछती है वैसे क्या उन सबको लास्ट मोमेंट पे कॉस्प्ले कैरेक्टर चेंज करने से प्रॉब्लम नहीं हुई। मिमी कहती है मैं ओरिजिनल कैरेक्टर का कॉस्प्ले करती रहती हूँ तो मेरा तो सब मैनेज हो गया था, पर मोस्टली कॉस्प्लेयर्स को प्रॉब्लम हुई होगी। मिनामी कहती है हाँ इजी तो नहीं था पर किसी तरह मैनेज हो गया। शान मिया से माफी मांगता है। फिर मिया कंटिन्यू करते हुए कहती है टीवी इंडस्ट्री के लोगों को सिर्फ अपनी ही कन्वीनियंस की परवाह होती है जिसकी वजह से सब लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मिनामी कहती है सेट पे काम करना भी इजी नहीं होता, वहाँ भी सिचुएशन केओटिक हो जाती है। रूबी कहती है सब प्रोफेशनल्स है, वो अपने काम को मैनेज कर सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम तो सबको डेली लाइफ में आती ही रहती है। फिर सब काम पे लग जाते हैं। कॉमिकेट में बहुत सारी पब्लिक आई हुई थी। रूबी इंटरव्यू लेना स्टार्ट करती है और शान एक और बार मिया से माफी मांगता है। फिर उरुशिबारा वहाँ आता है। मिमी शान से कहती है ये वही है ना जिसने लास्ट मिनट पे चेंजेस किए थे, मुझे इसकी शक्ल बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर उरुशिबारा शान से मिया के बारे में पूछता है। फिर वो मिया के पास जाता है और उसके कॉस्प्ले के बारे में अश्लील बातें कहता है। मिया उसे हंसकर टाल देती है। फिर शान पूरा इंटरव्यू शूट करता है। इंटरव्यू के बाद मिमी और मिनामी बुरी तरह से थक चुकी थी। मिया कहती है उसे फोटोशूट करवाने जाना है। वो रूबी को भी कॉमिकेट इवेंट चेकआउट करने को कहती है। रूबी मिमी और मिनामी के साथ कॉस्प्ले एरिया में जाती है। फोटोग्राफर्स उनकी फोटो खींचने लगते हैं और इवेंट एंड होने के बाद वो सब मिया को बाय करके चले जाते हैं। मिया ट्रेन से घर जाती हुई ट्वीट करती है इंटरव्यू का उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। वो लिखती है टीवी इंडस्ट्री बहुत बेकार है, वो बस मेरे इरोटिक कॉस्प्ले की वजह से मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते। पहले उन्होंने टोक्यो ब्लेड कहकर मुझे मना लिया और फिर लास्ट मिनट पे हमें किसी ओरिजिनल कैरेक्टर का कॉस्प्ले करने को कहा। वो किसी भी कॉस्प्लेयर की रिस्पेक्ट नहीं करते। उसका ट्वीट कुछ ही पल में वायरल हो चुका था। काना फ्रिल सब ने उसका ट्वीट पढ़ लिया था। अगले दिन शान मिया को कॉल करके फिर माफी मांगता है और ट्वीट को डिलीट करने को कहता है, पर मिया मना कर देती है। वो कहती है मैं इरोटिक कॉस्प्ले करती हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम कॉस्प्ले से रिलेटेड क्वेश्चन छोड़कर सेक्सुअल हरासमेंट वाले क्वेश्चन पूछो। डायरेक्टर ने उससे ये भी पूछा था कि क्या काम के बीच में कभी उसने सेक्स किया है। वो हर्ट तो थी ही, साथ ही उन्होंने टोक्यो ब्लेड के कॉस्प्ले के लिए कहा था। तो मिया और उसकी फ्रेंड ने पूरी रात जागकर कॉस्ट्यूम को रेडी किया था, पर लास्ट मोमेंट पे सब चेंज करने की वजह से उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई थी। इससे उसे डिसरिस्पेक्टफुल फील हुआ। वो कहती है ये मेरे सभी साथी कॉस्प्लेयर्स के लिए वार्निंग है, जिससे जो मेरे साथ हुआ वो उनके साथ ना हो, इसीलिए मैं ट्वीट डिलीट नहीं करूंगी। सीन उरुशिबारा पे आता है। वो अनाउंस करता है ऊपर से ऑर्डर आया है, हमें इंटरव्यू वाले एपिसोड को पोस्टपोन करना होगा और उन्होंने अपॉलॉजी स्टेटमेंट भी इशू करने को कहा है। फिर वो शान से कहता है अगली बार से ऐसे लोगों को मत बुलाना जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ऐसे लोग प्रोफेशनल नहीं होते और इंटरनल इन्फॉर्मेशन लीक कर देते हैं। शान चिल्लाता हुआ कहता है तुम जैसे काम करते हो अब वैसे काम नहीं होता। आज के दिनों में सबकी कन्वीनियंस का ध्यान रखना और उनकी रिस्पेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। उरुशिबारा कहता है अच्छा ऐसा है क्या, तुम्हें बताओ इस शो का कंसेप्ट क्या है, ये शो क्यों चलाया जा रहा है और मेरी ऐसी पर्सनैलिटी होने के बावजूद भी मुझे हायर क्यों किया जाता है। वो चिल्लाता हुआ कहता है इस दुनिया में लाखों आइडियाज पैरों तले रौंद दिए जाते हैं, पर हम यहाँ वो करने बैठे हैं जो नॉर्मल टीवी वाले नहीं कर पाते। तुम्हें पता है टीवी बोरिंग क्यों होता जा रहा है, इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। अगर कोई रेगुलेशन के अंदर रहता हुआ इंटरेस्टिंग कंटेंट क्रिएट कर ले तो बहुत ही अच्छा हो जाए, पर हमारे पास ऐसा कोई जीनियस नहीं है। वो कहता मुझे मेरी गलती पता है, मैंने रूल्स को तोड़ते हुए सेक्सुअल हरासमेंट
हरासमेंट वाले क्वेश्चन पूछे, पर मेरी वाइफ और बच्चे हैं जिनका पेट मुझे पालना है, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। वो लास्ट मोमेंट पे चेंजेस के लिए माफी मांगता है और वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने को तैयार था। वो ये भी बताता है कि वो भी पूरी रात जगा हुआ था और एडिटिंग और दूसरे कामों पे वर्क कर रहा था। फिर बातें होने लगती है, क्या उरुशिबारा का फ्यूचर खत्म हो गया है, क्या अब उसे कोई हायर नहीं करेगा। अगले सीन में शान घर पे ट्वीट पढ़ता है, टीवी का कंटेंट है क्या। फिर वो मिमी से कहता है, और कितने सालों से असिस्टेंट डायरेक्टर बनकर रहना होगा, और अगर वो डायरेक्टर बन भी जाता है तो भी वो कभी फ्री नहीं हो सकता। वो कहता है सभी टीवी ड्रामा में लोग खाई में गिरकर ही मरते हैं, पता है क्यों? क्योंकि अगर मारने के लिए ड्रग्स, नाइफ या किसी मेडिसिन का यूज किया जाएगा तो उसके स्पॉन्सर गुस्सा हो जाएंगे, और अगर कार एक्सीडेंट हो तो कार कंपनीज भी गुस्सा हो जाएगी, और इसीलिए आखिर में एक्सीडेंट दिखाने का ही ऑप्शन बचता है। वो कहता है हम कभी भी रूल और रेगुलेशन से फ्री नहीं हो पाएंगे। उरुशिबारा को ही ले लो, वो अपनी पावर्स का गलत यूज करता है, उसे सही से बात करना भी नहीं आता, पर वो जो भी क्रिएट करता है वो इंटरेस्टिंग होता है। अगले सीन में शान पार्क में बैठा था और फोन में न्यू कंट्रोवर्सी के बारे में पढ़ रहा था। डायरेक्टर ने कॉस्प्लेयर को सेक्सुअली हरास किया। वो सोचता है मुझे काम से निकाल दिया जाएगा। तभी रूबी उसके पास आती है और कहती है मेरे पास एक प्रपोजल है, तुम पढ़ोगे। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है उरुशिबारा की टीम को सस्पेंड कर दिया गया है और डायरेक्टर्स अपॉलॉजी स्टेटमेंट इशू करने के बारे में बात कर रहे थे। पर सवाल ये था कि इशू करेगा कौन। कुछ लोग सबटाइटल्स का आइडिया देते हैं, पर वो आइडिया अच्छा नहीं था। और फिर शानू ने रूबी का प्रपोजल दिखाता है। प्रपोजल एक स्पेशल एपिसोड के बारे में था जिसमें मिया और डायरेक्टर उरुशिबारा मेन होंगे, और रूबी मिया को एपिसोड के लिए मना भी चुकी थी। पूरा प्लान पढ़ने के बाद डायरेक्टर्स को वो प्लान थोड़ा रिस्की लगता है, पर उरुशिबारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। फिर स्पेशल एपिसोड शूट किया जाता है। रूबी मिया से पूरे स्टाफ की तरफ से माफी मांगती है। फिर उसके ट्वीट के बारे में वो बातें करते हैं। मिया ने जो भी किया रूबी उससे एग्री करती है कि जैसा भी उसके साथ हुआ वो गलत था, पर उसने जो ट्वीट किया है उसके बाद सभी कॉस्प्लेयर्स जो फेमस बनना चाहते हैं उनके लिए मुसीबतें बढ़ जाएगी। टीवी वाले कॉस्प्लेयर्स को शो में लाने से दूर भागने लगेंगे, इसीलिए उसे इस बारे में खुलकर बात करनी होगी। वो एक ट्वीट से सब कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मिया कहती है पर मैं स्ट्रीमिंग नहीं करती, मैं क्या करूं। वो कहती है वो अपॉलॉजी के लिए नहीं आई है, वो बस चाहती है कि वो सब इस सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करे और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिफॉर्म करे ताकि फिर किसी के साथ ऐसा ना हो। फिर रूबी सीन को उरुशिबारा पे ले जाती है उससे इस प्रॉब्लम के मेन रीजन के बारे में जानने के लिए, जो है कॉपीराइट इशू। उरुशिबारा बताता है पहले उसने सबको टोक्यो ब्लेड के कॉस्प्ले को करने को कहा। उसने टोक्यो ब्लेड एनिमे प्रोडक्शन से परमिशन मांगी। उसे लगा था परमिशन मिल जाएगी, पर परमिशन नहीं मिली, और क्योंकि स्टाफ की कमी थी इसीलिए वो टाइम पे कंफर्म नहीं कर पाया। उसके बाद रूबी एनिमे प्रोडक्शन के मैनेजर का इंटरव्यू लेती है। वो बताते हैं नॉर्मली प्रोडक्शन कमेटी ही परमिशन ग्रांट करती है, पर टोक्यो ब्लेड स्ट्रिक्ट है, उससे रिलेटेड हर चीज के लिए ऑथर से पर्सनली परमिशन लेनी पड़ती है, और इंटरव्यू से पहले ऑथर से परमिशन ले पाना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए उसने मना कर दिया था। अब इस प्रॉब्लम की तह तक जाने के लिए टोक्यो ब्लेड के ऑथर का इंटरव्यू लिया जाता है, मतलब कि अबिको का, और उसका इंटरव्यू एक स्पेशल रिपोर्टर लेती है जो कि है काना। वो रूबी की जगह पे ये इंटरव्यू लेती है। एक्चुअली में अबिको बहुत बिजी है और वो किसी को भी इंटरव्यू के लिए हाँ नहीं करती, पर क्योंकि वो काना को जानती है उनके टोक्यो ब्लेड स्टेज प्ले की वजह से, इसीलिए वो उसके लिए टाइम निकाल लेती है। काना डायरेक्ट मुद्दे पे आती है और कॉपीराइट के बारे में सवाल पूछती है। क्या परमिशन लेना सच में इतना स्ट्रिक्ट है, और क्या सारी रिक्वेस्ट वो खुद अप्रूव करती है? अबिको बताती है ऑथर से परमिशन लेना बहुत नॉर्मल बात है, अगर वो ऐसा ना करे तो पब्लिशर पैसे छापने के लिए अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने लग जाएंगे, जैसे कैरेक्टर के इरोटिक डिजाइन वाले पिलो कवर बेचने लग जाएंगे, और वो सब ऐसे केसेस में हमेशा फीमेल्स को ही परमिशन लेने के लिए भेजते हैं। काना भी उसकी इस बात से एग्री करती है। वो बताती है आइडल्स को भी स्विम सूट पहनने के लिए कहा जाता है, और जब भी ये रिक्वेस्ट की जाती है तब भी हमेशा फीमेल कैंडिडेट को ही भेजा जाता है। अबिको कंफर्म करती है जब तक पॉर्न रिलेटेड ना हो ऑथर से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। वो बताती है जब तक काम में लव और रिस्पेक्ट हो परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, पर हर कंपनी को सॉन्ग्स और मर्चेंडाइज के लिए पे करना पड़ता है, इसीलिए उन्हें अपने राइट को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। बेसिकली अगर कोई रिस्पेक्टफुली काम कर रहा है तो कोई कॉपीराइट की प्रॉब्लम नहीं होगी, पर वो किसी भी अडल्ट टाइप के कंटेंट के लिए कभी भी अलाउ नहीं करेगी। सीन वापस मिया के इंटरव्यू पे आता है। उससे पूछा जाता है कॉस्प्ले के टाइम उससे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। मिया बताती है उसको अपनी स्किन दिखाने से लेकर क्वेश्चंस पूछे गए, और क्या कभी उसने कॉस्प्ले करते हुए सेक्स किया है ये भी पूछा गया था। वो बताती है अगर वो मेरी रिस्पेक्ट करे तो मुझे ऐसे क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर जहाँ रिस्पेक्ट नहीं होती वहाँ ऐसे क्वेश्चन सेक्सुअल हरासमेंट का काम करते हैं। पर क्योंकि अब वो कॉपीराइट की प्रॉब्लम को समझ गई है तो वो अपने ट्वीट को डिलीट करने के लिए तैयार हो जाती है। रूबी बताती है डायरेक्टर भी अपनी गलती से
शर्मिंदा हैं, इसीलिए मैं उनके पास एक प्रपोजल लेकर गई थी और वो मान गए। फिर उरुशिबारा की एंट्री होती है। वो कॉस्प्ले करके आते हैं और मिया से माफी मांगते हैं। मिया कॉस्प्ले के रिगार्डिंग उनसे क्वेश्चंस पूछती है, जैसे क्या उसने कॉस्ट्यूम खुद बनाया है। पूरी कन्वर्सेशन से उसे समझ आता है कि डायरेक्टर समझ चुका है कि कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम बनाना कितना टफ काम होता है और जब एक रात पहले चेंजेस कर दिए जाए तो कैसे सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। अब जब उरुशिबारा को समझ आ गया है और उसे गलती का पछतावा भी है तो मिया उसे माफ कर देती है और इस तरह सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। अब रूबी और एक्वा घर जा रहे थे। एक्वा पूछता है इसमें से कितना प्लान उसके खुद का था और ये सब वो कब से प्लान कर रही थी। रूबी आंसर करती है वो इतनी शातिर नहीं है कि सारी प्लानिंग खुद कर सके, पर हाँ वो थोड़ी बहुत इन्वॉल्व है। वो बताती है ये आइडिया उसे एक्वा से ही मिला है, वो तो बस उसे कॉपी कर रही थी। जैसे उसने लव कंट्रोवर्सी का फायदा उठाकर अकाने और खुद को फेमस किया, बिल्कुल वैसे ही वो भी फायदा उठा रही है। एक्वा पूछता है उसने ऐसा क्यों किया। रूबी बताती है किसी ने उसे बताया था कि असिस्टेंट डायरेक्टर कभी न कभी डायरेक्टर बनेगा ही, तो उसके साथ अच्छे से पेश आना। ये अच्छी एडवाइस थी, पर इसका प्रोसेस बहुत ही स्लो था और रूबी इतना टाइम वेट नहीं कर सकती थी। उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फेमस होना था, इसीलिए उसने उरुशिबारा के नजरों में अच्छा बनने की कोशिश की। उसने उरुशिबारा के लिए ऐसा प्रपोजल रेडी किया जिससे उसका करियर बच जाए, और जब ऐसा हुआ तो बदले में उरुशिबारा ने रूबी से पूछा कि वो उसका ये एहसान कैसे चुकाए। तो रूबी ने कहा था कि वो उसे अपने प्रोजेक्ट्स में लेते रहे। एक्वा कहता है तो तुमने ये कंट्रोवर्सी बस उरुशिबारा के नजरों में अच्छा बनने के लिए क्रिएट करी। रूबी कहती है ऐसा नहीं है, ये तो बस कोइंसिडेंस था। उसने बस थोड़ी सी रिसर्च की और उसे पता था मिया इंटरनल इंफॉर्मेशन लीक करती रहती है, ये उसकी आदत है। तो उसने उसे जानबूझकर कॉस्प्ले के लिए इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि उसे पता था वो फिर कोई न कोई हंगामा जरूर करेगी। एक्वा कहता है पर वो तो तुम्हारी दोस्त है ना। रूबी कहती है बिल्कुल भी नहीं, जिनका खुद की जुबान पे काबू नहीं होता मुझे उनसे नफरत है। वो कहती है लीक्स को सही तरीके से यूज करके दुनिया को बेहतर भी बनाया जा सकता है, पर सब पर्सनल अटैक करने पे ध्यान देते हैं। ज्यादातर लोग लीक्स का यूज खुद के डिससेटिस्फैक्शन और पर्सनल ग्रज निकालने के लिए करते हैं। वो डिस्कशन और इन्वेस्टिगेशन करके कंफर्म भी कर सकते हैं, पर नहीं, उन्हें तो बस शो ऑफ करना होता है। ये इंटरनेट यूजर्स बस लोगों पे कीचड़ उछालना जानते हैं, और मॉम भी इनका शिकार हुई थी। किसी ने मॉम की फोटो उनके क्लासमेट के साथ खींच ली थी और अपनी एक अलग ही स्टोरी बनाकर पोस्ट कर दी थी कि वो डेट कर रहे हैं, और सब लोगों ने दूसरे तरफ की स्टोरी जाने बिना ही यकीन कर लिया और मॉम के बारे में गंदा गंदा बोलने लगे। पर मुझे देखो, मैंने मिया के लिए प्रॉपर कन्वर्सेशन प्लान किया जिससे वो सब कुछ अच्छे से डिस्कस कर सके। देखा जाए तो उसने कुछ गलत नहीं किया। इंटरव्यू के टाइम किसी को भी हरास करना सही नहीं है। मुझे यकीन है कॉस्प्ले के लिए उसका पैशन रियल है और इससे इंडस्ट्री में भी सुधार आएगा, और इससे मिनामी का भी फायदा हुआ है, उसका भी इम्प्रेशन अच्छा बन गया है। इसमें सबकी जीत हुई है। पर पता नहीं तुम ऐसा फेस क्यों बनाए बैठे हो। क्या तुम्हें लगता है मैंने गलत किया? मैंने तो बस अपॉर्चुनिटी क्रिएट की थी, बाकी जो भी हुआ वो सब उन पे डिपेंड करता था। पर सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा मैं चाहती थी, तो मैं खुद को लकी समझती हूँ। लगता है भगवान मुझसे ज्यादा ही प्यार करते हैं। एक्वा कहता है तुम ये करके खुश हो? मुझे लगा था लोगों को यूज करने से तुम्हें नफरत है। तुम तो प्योर और ऑनेस्ट आइडल बनना चाहती हो ना, जो किसी से भी झूठ नहीं बोले, या मैं कहूँ बनना चाहती थी। रूबी कहती है मॉम भी तो झूठी थी, उन्होंने अपने बच्चे होने वाली बात सबसे छुपाई। वो कहती है इस दुनिया में प्योर और ऑनेस्ट रहकर फेमस बनना इम्पॉसिबल है, तुम देखते जाओ, मैं बहुत ही जल्दी फेमस हो जाऊंगी। इसके बाद रूबी को बहुत ज्यादा काम मिलने लगे और 6 महीने के बाद अब उनका बीको माची का यूट्यूब चैनल जो पहले 3 लाख सब्सक्राइबर्स पे था, अब वो 1 मिलियन होने वाला था। रूबी को फीमेल आइडल का अवार्ड भी मिला था, जिसको 9 जजेस मिलकर डिसाइड करते हैं, जिसमें कई सारे प्रोड्यूसर, राइटर और जानी मानी हस्तियां होती है। वो फेमस हो चुकी थी, माना जा रहा था कि वो आई से भी आगे निकल जाएगी। एक्वा का भी काम अच्छा चल रहा था और एज अ ट्विन दोनों को बहुत सारे शोज में एज अ गेस्ट बुलाया जा रहा था। अब मैमचो और काना रूबी के बारे में बातें करती है। काना कहती है अगर रूबी ने किसी बड़ी कंपनी के साथ डेब्यू किया होता तो वो बहुत पहले ही पॉपुलर हो गई होती। मैमचो कहती है बीको माची चैनल पे मेरे पर्सनल चैनल से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, उसने फेमस होने के लिए इतने ज्यादा एफर्ट्स क्यों किए? फिर वो शूटिंग की बातें करते हैं। उन्हें बीको माची चैनल के लिए वीडियो शूट करना था, पर रूबी बहुत ही ज्यादा बिजी थी और उसके बिना वो वीडियो नहीं डाल सकते थे, नहीं तो कमेंट सेक्शन में उन्हें गालियां पड़ने लगेगी। दूसरी तरफ मिया को रूबी का शेड्यूल मैनेज कर रही थी। रूबी के लिए बहुत सारे ऑफर्स आ रहे थे तो वो वही मैनेज कर रही थी।
और उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। ये देखकर एक्वा कहता है कंपनी की प्रेसिडेंट होना आसान काम नहीं है। मियाको बताती है काम तो बहुत है और अगर शान नहीं होता तो वो अकेले सब कुछ हैंडल नहीं कर पाती। और हमें पता चलता है शान अब रूबी का पर्सनल मैनेजर बन गया है। वो असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब को क्विट कर चुका है जो उसका पैशन हुआ करता था। पता नहीं रूबी अपनी बातों में ऐसा कौन सा जादू करती है कि वो सबको बड़ी आसानी से कन्विंस कर लेती है। उसके कुछ वर्ड सुनकर लोग अपनी जॉब्स तक को छोड़ देते हैं और मियाको भी उसके साथ स्टेज पे काम करना चाहती थी, पर क्योंकि इचिगो कंपनी छोड़कर चला गया था तो उसके पास कोई और चारा नहीं था, उसे ही सब संभालना पड़ा। वो कहती है अगर हमारी कंपनी एक बड़ी कंपनी होती तो मैं तुम सबको अच्छा काम दिलवा पाती, पर ना ही मेरे कोई कनेक्शंस है और ना ही मुझे एक्सपीरियंस है। मेरे सारे एफर्ट्स एक छोटी कंपनी को बनाने में ही लग जाते हैं। वो कहती है मैं यूजलेस हूँ, पर एक्वा कहता नहीं वो नहीं है। मियाको कहती है अभी रूबी को काम मिलने लगा है, वो लकी है। वो इतनी ज्यादा लकी है कि लगता ही नहीं है कि किसी की हेल्प के बिना ऐसा कुछ हो भी सकता है। सीन शिफ्ट होता है और एक्वा इचिगो के पास आता है। इचिगो उसकी तरफ देखे बिना उसकी प्रेजेंस को फील कर लेता है। वो पूछता है उसने उसे ढूंढा कैसे। एक्वा बताता है वो रूबी का पीछा कर रहा था। कुछ दिनों से वो बिना किसी को बताए गायब हो जाती थी। फिर वो पूछता है वो सारे आइडियाज तुमने ही रूबी को दिए थे ना, और तुम ही ने उसे जॉब भी दिलवाई है ना, और आई के मरने के बाद तुमने मियाको को अकेला छोड़ दिया, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वो पूछता है क्या उसे जरा सा भी रिग्रेट नहीं है। इचिगो एडमिट करता है कि वो रूबी की हेल्प कर रहा था। वो पास्ट में एजेंसी का प्रेसिडेंट रह चुका है तो आई की वजह से उसके बहुत से कनेक्शंस थे जिसके थ्रू उसने रूबी को काम दिलवाया, पर ये सब वो किसी रिग्रेट की वजह से नहीं कर रहा, बस मियाको की हेल्प करने के लिए कर रहा है। एक्वा कहता है अगर तुम्हें मियाको की हेल्प ही करनी है तो पीठ पीछे करने के बजाय वापस से स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन ज्वाइन कर लो। इचिगो कहता है मुझे कुछ काम निपटाना है और मैं मियाको को इसमें नहीं घसीटना चाहता। वो क्लियर करता है कि वो आई के खूनी को मारना चाहता है। एक्वा कहता है तुम तो आई की एजेंसी के बस एक प्रेसिडेंट थे ना, तुम उसके लिए किसी का खून क्यों करना चाहते हो। इचिगो कहता है आई भले ही तुम्हारी मदर हो पर मेरे लिए वो मेरी डॉटर थी। एक्वा कहता है मैं भी खूनी को मारने के लिए ही इस इंडस्ट्री में आया था। मैंने सोचा था खूनी इसी इंडस्ट्री में से होगा जो आई के क्लोज होगा। मुझे लगा था अगर मैं भी सेम इंडस्ट्री में चला जाऊं तो मुझे आंसर मिल जाएगा, पर मैं बता दूं जिसने आई को मारा था वो मर चुका है। वो बताता है वो किसी से मिला था जिसका डीएनए उसके साथ मैच हो गया, मतलब उसके फादर सेम थे। उसका नाम था सेइजिरो उहारा और वो ऑलरेडी मर चुका है और इसीलिए आई का रिवेंज खत्म हो चुका है। ये सुनकर इचिगो हंसने लगता है। वो कहता है जब मर्डर हुआ था मुझे वो टाइम अच्छे से याद है। उस टाइम मैं आई से डॉम परफॉर्मेंस के बारे में मीटिंग कर रहा था और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं सेइजिरो ने आई का खून नहीं किया था। ये हो ही नहीं सकता। आई के घर चेंज करने से पहले ही वो मर चुका था। एक मरे हुए इंसान को उसके नए घर का एड्रेस कैसे पता चलेगा, ये इम्पॉसिबल है। एक्वा कहता है पर डीएनए टेस्ट तो। इचिगो इंटरप्ट करके कहता है एक वुमेन अपने हस्बैंड के अलावा किसी और के साथ भी बच्चा कर सकती है। वो पूछता है क्या उसके पास कोई प्रूफ है कि खून उसके डैड ने किया था। उसका मानना था कि एजेंसी में से ही किसी ने आई का एड्रेस लीक किया था और इसीलिए अभी सब खत्म नहीं हुआ है। एक्वा मानने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है तुमसे जरूर कोई पॉइंट मिस हो रहा है, सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए था, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इचिगो कहता है तुम जाकर रेस्ट करो, मैं सब संभाल लूंगा। अगले सीन में एक्वा बारिश में बैठकर सब डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसका चाइल्ड वर्जन उसके सामने आता है और कहता है तुम खुश क्यों नहीं हो, सब दोबारा शुरू हुआ है। तुम आई के खूनी को ढूंढ पाओगे और उसे जितना चाहे उतना तड़पाकर मार पाओगे। और उसका पिछला रूप भी उसके सामने आता है। उसे पछतावा था कि वो आई को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया और इस वजह से वो चैन से नहीं जी सकता। गुनहगार को सजा तो मिलकर ही रहेगी। एक्वा को लगने लगा था कि वो शांति से जी सकता था, पर ये तो बस उसका एक सपना था जो इस सच के साथ टूट गया। ये सब बातें उसके दिमाग में चले जा रही थी। उसे रियलाइज ही नहीं हुआ कि काना उसके लिए अम्ब्रेला लाई थी। वो जोर से चिल्लाकर चुप होने को कहता है। काना डर कर गिर जाती है। उसे लगता है एक्वा उस पे गुस्सा कर रहा था। वो रोने लगती है और कहती है मुझे नहीं पता था तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो। वो सॉरी कहकर भागकर चली जाती है। अब किसी दिन अकाने और एक्वा कॉल पे बात कर रहे थे। अकाने उसे जापान फिल्म अवार्ड के बारे में बताती है जिसमें उसे भी एक अवार्ड मिलने वाला था और वो रेड कारपेट इवेंट होगा, इसीलिए अकाने नर्वस हो रही थी। वो एक्वा से इवेंट के बाद मिलने के लिए पूछती है पर एक्वा मना कर देता है। वो कहता है अभी वो जिस कंडीशन में है वो किसी से भी मिलना नहीं चाहता। अकाने कहती है ठीक है, पर कुछ भी हो तो तुम मुझे बता सकते हो। एक्वा थैंक्स कहकर फोन रख देता है। अकाने सोचती है एक्वा कुछ टाइम से थोड़ा खुश रहने लगा है। आई का पास्ट
पास्ट उसके साथ हमेशा कर्स की तरह रहा है जिसे वो कभी नहीं भुला सकता। पर जब से ये मैटर खत्म हुआ है वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा है। वो उम्मीद करती है कि काश वो कभी उस लूप होल के बारे में ना जान पाए और अपनी लाइफ को शांति से जी सके। पर उसे क्या पता था उस लूप होल के बारे में उसे ऑलरेडी पता चल चुका है। अब अगले दिन इवेंट में अकाने के कई सारे शोज की फुटेज दिखाई जाती है और उसे न्यू स्टार का अवार्ड दिया जाता है। जब वो अवार्ड लेकर जा रही थी तो उसे लगता है उसके सामने से एक्वा गया। वो सोचती है शायद उसे गलतफहमी हुई होगी, वो यहाँ क्या करने आएगा। फिर वो फ्लावर्स नोटिस करती है और कहती है लाला लाई एजेंसी की तरफ से काफी स्मॉल वाले आए हैं। किंडाइची बताता है आजकल एजेंसीज के पास पैसे नहीं है कि वो कुछ बड़ा कर सके। फिर अकाने को एक बड़ा सा व्हाइट फ्लावर दिखता है। किंडाइची बताता है ये लाला लाई के ग्रेजुएट ने भेजा है, अब उसकी खुद की एजेंसी है। जब भी उसे मौका मिलता है वो हमेशा फ्लावर्स भेजता है। अकाने खुश हो जाती है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसे कांग्रेट्स किया था। वो मैनेजर से सबको थैंक्स कहने को कहती है। फिर किंडाइची, अकाने और उसका मैनेजर तीनों रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। वहाँ वो अकाने के बारे में बातें करते हैं, कैसे वो बड़ी जल्दी ऊंचाइयों को छूने लगी है। अकाने सारा क्रेडिट किंडाइची को देती है, पर किंडाइची कहता है ये सब अकाने के टैलेंट की वजह से ही हुआ है। वो बताता है इस इंडस्ट्री में जब तक आप कास्टर्स को इम्प्रेस नहीं करते आपको लीडिंग रोल नहीं मिल सकते। वो कहता है अकाने की आंखों ने एजेंसी के प्रेसिडेंट पे अपनी छाप छोड़ दी थी। वो मेंशन करता है कि कुछ लोगों की आंखें ऐसी होती है कि वो झूठ भी बोलते हैं तो वो सच लगता है, और लाला लाई के उस ग्रेजुएट की आंखें भी ऐसी ही थी और वो उनका बेस्ट परफॉर्मर था। अकाने उससे ग्रेजुएट की परफॉर्मेंस वीडियो दिखाने को कहती है। किंडाइची कुछ देर के लिए चुप हो जाता है, फिर वो उसे प्राइवेट प्लेलिस्ट की रिहर्सल का लिंक देता है। घर जाकर अकाने वीडियो देखती है और सरप्राइज हो जाती है क्योंकि वो ग्रेजुएट बिल्कुल एक्वा की तरह दिख रहा था। वो बहुत सारी बातों को याद करती है, सभी पॉइंट्स को कनेक्ट करती है कि कैसे एक्वा अपने फादर को खूनी मानता था जो कि लाला लाई से थे, और ताइकी के और एक्वा के बायोलॉजिकल फादर सेम थे। वो पाती है आई का एक्टिंग स्टाइल भी ग्रेजुएट वाले के सिमिलर ही था। फिर वो व्हाइट रोज पे आती है कि आई को मारने वाले ने भी उसे व्हाइट रोज ही दिया था, पर वो बंदा ग्रेजुएट नहीं था। वो इस कंक्लूजन पे आती है कि ग्रेजुएट ने ही एड्रेस को लीक किया था और इस बंदे को खून करने के लिए प्रोवोक किया था। फाइनली उसने इस गुत्थी को सुलझा लिया था कि एक्वा का फादर और आई के मर्डर की साजिश करने वाला एक ही है और उसका नाम है हिकारू कामिकी। और हमें बताया जाता है कि जब आई प्रेग्नेंट थी तो हिकारू 15 साल का था। अकाने इन्वेस्टिगेट करती है और पाती है कि वो 11 साल का था जब वो ताइकी का फादर बना था। वो सोचती है अगर उसको आई का खूनी साबित भी कर दिया जाए तो भी वो बच जाएगा क्योंकि उस टाइम वो माइनर था, और अगर ऐसा हुआ तो एक्वा उसे खुद सजा देगा, वो उसका खून कर देगा। और वो एक्वा को खूनी नहीं बनाना चाहती, इसीलिए वो खुद कुछ करेगी। पहले तो वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है क्योंकि वो एक्वा की लाइफ से खिलवाड़ करने वाले को ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकती। वो ताइकी, किंडाइची और अपने को एक्टर से बात करती है और नोट्स बनाती है। हिकारू अभी खुद की एजेंसी रन करता है जिसका नाम है कामिकी प्रोडक्शंस। वो 28 जुलाई को बॉर्न हुआ था। उसकी हाइट 178 सेंटीमीटर है। उसने साइंस फैकल्टी से ग्रेजुएशन किया था। उसने 6 साल लाला लाई में काम किया, 10 से लेकर 16 साल की एज तक। और लाला लाई छोड़ने के बाद वो क्या करता था उसके बारे में उसे कुछ ज्यादा पता नहीं चला। उसने 25 की एज में खुद की कंपनी स्टार्ट की। उसका एड्रेस भी इसे पता चल चुका है। वो रियलाइज करती है कि उसे इन्वेस्टिगेशन का काम ज्यादा सूट करता है। फिर उसे एक्वा का कॉल आता है। एक्वा को वो स्लीपी लग रही थी। वो पूछता है वो क्या कर रही थी, अगले शूट तक तो उसे फ्री होना चाहिए था। अकाने बताती है वो डाइटिंग पे है। एक्वा कहता है वो पहले से स्किनी है, उसे डाइटिंग की जरूरत ही नहीं है। अकाने कहती है पर अगर मैं मोटी हो गई तो तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे। एक्वा कहता है कुछ भी हो जाए कभी ऐसा नहीं होगा। अकाने ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है तुम्हें डेट करने का डिसीजन गलत नहीं था। एक्वा कहता है जब से वो उससे मिला है वो उसे धीरे धीरे अच्छा बनाती आई है और वो उन दिनों को खुद से दूर नहीं होने देना चाहता। वो उससे पूछता है उसे क्या करना चाहिए, क्या उसे सब कुछ भूलकर उसके साथ हैप्पी लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए। अकाने कहती है ये तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए, तुम मेरी प्रॉपर्टी नहीं हो, हम इंडिपेंडेंट है जो एक दूसरे के क्लोज आ गए हैं। वो कहती है उसका जो भी फैसला होगा वो उसका साथ देगी। उसने पहले भी कहा है वो उसके बर्डन को साथ बांटेगी। एक्वा थैंक्स कहता है और यहीं पे उनकी कॉलिंग एंड होती है। अकाने सोचती है उसकी मॉम की डेथ अभी भी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है, पर मुझे उम्मीद है एक दिन वो इस सदमे से बाहर जरूर आएगा। अगले सीन में अकाने बुके लेकर ब्रिज से जा रही थी। वो सोचती है एक बार सब सेटल हो जाने के बाद एक्वा और वो ट्रिप पे जाएंगे। तभी हुडी पहना एक बंदा उसे स्टेयर्स से धक्का दे देता है, पर एक्वा आ जाता है और अकाने को बचा लेता है। और वो हुडी वाला बंदा एक नॉर्मल इंसान था जिससे गलती से धक्का लग गया था। वो माफी मांगकर चला जाता है। अकाने एक्वा को थैंक्स कहती है। वो जब भी मुसीबत में होती है कहीं न कहीं से वो उसे बचाने आ ही जाता है। एक्वा कहता है प्लीज कुछ भी डेंजरस मत करना। अकाने हैरान हो जाती है। वो पूछती है वो यहाँ क्या कर रहा है, आज उसकी कोई शूटिंग नहीं है और अगर वो स्कूल से
घर जा रहा होता तो उसने यूनिफॉर्म पहनी होती। कुछ डेंजरस ना करने से उसका मतलब क्या है? जैसे उसने कहा है, ऐसा लगता है कि उसे सब पता है वो क्या करने वाली थी। वो एक्वा का कीचेन निकालती है और उसे फाड़ देती है। उसमें ट्रैकर था। वो कहती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो पूछती है ये उसने कब लगाया? एक्वा कहता है उनके पहले शो के कुछ टाइम बाद। अकाने गुस्सा करते हुए कहती है उसने ऐसा क्यों किया? वो उसकी सिचुएशन के बारे में जानती थी, वो उसकी हेल्प करना चाहती थी। अगर उसने एक बार बता दिया होता तो वो उसके लिए कुछ भी कर देती। एक्वा कहता है तुम्हें मेरे फादर की आइडेंटिटी पता चल गई थी, पर तुमने मुझे नहीं बताया। तुम खुद सब कुछ हैंडल करने जा रही थी, जबकि मैंने तुम्हें कहा था कुछ भी डेंजरस मत करना। अकाने कहती है वो तो बस बात करने जा रही थी। एक्वा बुके पे लात मारकर उसे गिरा देता है। फ्लावर्स के बीच में नाइफ छुपा हुआ था। वो कहता है तो ये नाइफ यहाँ क्या कर रहा है? अकाने कहती है मैं बस बात करने जा रही थी और ये तो बस सेफ्टी के लिए था, क्योंकि वो एक खूनी है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है ना, इसीलिए। एक्वा कहता है मेरे मामले से दूर रहो, मैं सारे ट्रैकर हटा दूंगा और तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखूंगा। खुद को खतरे में डालना बंद करो। अकाने कहते तुमने कहा था तुम मुझे यूज करोगे, तो अब काइंड क्यों बन रहे हो? अगर तुम एक बार कह दो तो मैं तुम्हारे साथ नर्क भी चल लूं। एक्वा कहता है वहाँ मैं अकेले ही जाऊंगा। अकाने कहते तुम गलत रास्ते जा रहे हो। एक्वा कहता है मुझे पता है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसे पता था वो किससे मिलने जा रही थी और अब वो अकाने की टेंशन से भी फ्री हो गया था कि वो कोई गलत काम नहीं करेगी और किसी मुसीबत में भी नहीं पड़ेगी। वो हिकारू से रिवेंज लेने के लिए तैयार था और अभी तक उसकी एक आंख में स्टार था, पर अब उसकी दूसरी आंख में भी स्टार आ जाता है। वो सोचता है हिकारू उस टाइम अंडर एज था तो उस पर लीगली कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, पर मैं अपना रिवेंज लेकर रहूंगा। मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। सीन रूबी पे आता है। वो शान को टेंशन में देखती है। शान बताता है उसकी छोटी बहन मिमी की आइडेंटिटी का पता सबको चल गया है। वो बताता है पहले वो वेबकैम के साथ स्ट्रीमिंग करती थी और वो वीडियोस लीक हो गई है और सबको उसकी कॉस्प्ले करने से पहले की लाइफ के बारे में पता चल गया है। रूबी कहती है ऐसा सबके साथ होता है, इसमें इतना चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। शान कहता है उसने बहुत सारी ऐसी चीजें कही थी जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी और जो चीजें नॉर्मली सेंसर रहती है, इसीलिए उसे ट्रोल किया जा रहा है और इसीलिए उसे स्ट्रीमिंग बंद करना पड़ा। रूबी कहती है जब उसका फेस रिवील हो ही चुका है तो वो बीकोमाची ज्वाइन कर सकती है। काना भी उसी रूम में थी। ये सुनकर वो सरप्राइज हो जाती है और शान कहता है ये तो मिमी का ही डिसीजन होगा। काना रूम से बाहर आती है और सोचती है मुझे मिमी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों सिमिलर हैं। वो सोचती है मैं अभी बीकोमाची की सबसे कम पॉपुलर आइडल हूँ, तो फैंस को लेकर के हमारी लड़ाई हो सकती है। हमारी इनकम स्टेबल हो चुकी है, पर मुझे पैसे से मतलब नहीं है और ये सब कुछ रूबी की वजह से हुआ है। मैं तो अपने लिए कोई एक्टिंग की जॉब भी सिक्योर नहीं कर पाई। उसका बस एक ही काम है, वो भी आइडल का। वो भी जब होता है जब वो रूबी के साथ सेट पे होती है। वो फील करती है कि वो एक्स्ट्रा है और वो खुद से क्वेश्चन करती है आखिर वो आइडल बनना ही क्यों चाहती थी। उसे याद आता है उनकी पहली परफॉर्मेंस में एक्वा ने उसके सपोर्ट में लाइट स्टिक उठाई थी। उसे ये भी याद आता है जब वो उसके लिए अम्ब्रेला लेकर गई थी तो कैसे वो चिल्लाया था। वो सोचती है वो मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करने लगा है। वो मानती है कि एक्वा की फेवरेट आइडल बनने का सपना उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। फिर उसे किसी का मैसेज आता है और अगले सीन में वो अपनी एक फ्रेंड माको आजामी के साथ एक बार में थी। काना को नहीं पता था कि वो उस बार में आने वाले थे। वो कहती है ऐसी जगह पे एक आइडल का आना सही नहीं है। माको कहती है चिल करो, यहाँ बहुत सारे आइडल ड्रिंक करने आते हैं, हमारा काम बहुत स्ट्रेसफुल होता है, हमें ब्रेक की जरूरत होती है। वो उसे दूसरे आइडल को भी ड्रिंक करती हुई दिखाती है और फिर उसे ड्रिंक ऑफर करती है। काना याद दिलाती है कि वो उससे 1 साल ही बड़ी है तो वो ड्रिंक करने के लिए अंडर एज होगी। माको कहती है वो कुछ ही दिन पहले अडल्ट बन चुकी है। काना सोचती है अगर उसने ड्रिंक नहीं की तो सबको लगेगा वो सिचुएशन भी नहीं समझती। वो पीने ही वाली थी तभी मासानोरी शिमा जो कि फेमस डायरेक्टर है वो उसके हाथ से ड्रिंक ले लेता है और कहता है इसके बिहाफ पे मैं पी लेता हूँ। माको काना से कहती है तुम इसे जानती हो, ये डायरेक्टर है। काना मन में कहती है अगर तुमने बताया नहीं होता कि ये आने वाले है तो मैं आती भी नहीं। काना को पता था शिमा को इस ईयर बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था और वो भी ट्रेंड कर रहा है। वो इस उम्मीद के साथ यहाँ आई थी कि शिमा उसे पसंद कर ले और उसे एक्टिंग की जॉब मिल जाए। शिमा काना से कहता है उसने उसका काम देखा है और अकाने कहती है उसने भी उसका काम देखा हुआ है और वो फॉर्मली बात कर रही थी। शिमा कहता है इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। माको ने बात करते हुए घूर रही थी। फिर वो शिमा को काना के बारे में बताती है। वो पॉपुलर आइडल है, उसने बीकोमाची का नाम तो सुना ही होगा। शिमा कहता है हाँ मुझे रूबी के नाम से पता चला, हमारा प्रोड्यूसर उसके साथ काम करना चाहता था। माको काना से कहती है मैं भी आइडल बनना चाहती थी पर मैं तुम्हारी जितनी क्यूट नहीं हूँ, मैं तुमसे जेलस हूँ। काना कहती है मैं नहीं, रूबी अमेजिंग है, मैं तो बस एक्स्ट्रा हूँ। शिमा कहता है ऐसा नहीं है, इंडस्ट्री में सबको तुम्हारी एबिलिटीज के बारे में पता
है, पर किसी को सही से तुम्हारे टैलेंट का यूज करना नहीं आ रहा है। वो कहता अगर मैं होता तो मैं सबको दिखाता कैसे तुम्हारे टैलेंट का बेस्ट यूज किया जा सकता है, और फिर वो उससे नंबर एक्सचेंज करता है। नंबर एक्सचेंज करने के बाद काना उससे चैट के थ्रू कांटेक्ट में रहने लगी। शीमा उससे मिलने का प्लान बनाता है। काना सोचती है उसे मैनेजर को बताना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हर एजेंसी के रूल होते हैं कि आइडल अपोजिट सेक्स के साथ कितना पर्सनल रिलेशनशिप बना सकती है। और मियाको रूबी से उसके सोशल मीडिया अकाउंट का पासवर्ड मांगती है। रूबी को पता चलता है कि उसका अकाउंट मैनेज करना उसकी एजेंसी का काम है। वो कहती है ऐसा है तो मैं किसी और एजेंसी ज्वाइन हो जाऊंगी। मियाको बताती है कि उसका नाम भी एजेंसी ने ट्रेडमार्क करवा लिया है। अगर वो किसी और एजेंसी ज्वाइन होती है तो उसे दूसरा नाम यूज करना होगा। रूबी कहती है पर ये तो मेरा रियल नेम था, अब तुम देखो मैं बहुत बड़ी एजेंसी ज्वाइन होंगी। मियाको कहती है जितनी बड़ी एजेंसी होगी उतने ही स्ट्रिक्ट उसके रूल होंगे। शान भी उसकी बात से एग्री करता है और दोनों मिलकर उसे समझाते हैं कि एक आइडल को कैसे छोटी छोटी चीजों के लिए उनके मैनेजर से परमिशन लेनी पड़ती है। एजेंसी हर चीज मैनेज करती है, आइडल के सोशल मीडिया अकाउंट्स, उनके डीएम, और अगर आपका कोई रिलेशनशिप स्टेटस नहीं होता तो एजेंसी आपको रिलेशनशिप में आने से दूरी रखती है। तुम अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट नहीं कर सकते, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो वो ट्रिक करके ब्रेकअप करवा देते हैं। बेसिकली इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस समझाने के बाद रूबी को फाइनली समझ आता है कि एक एंटरटेनमेंट की दुनिया में लोगों के पास सबसे कम ह्यूमन राइट होते हैं। शान बताता है यूट्यूबर के पास भी इतने ही ह्यूमन राइट्स होते हैं। मियाको कहती है हमारी एजेंसी सबसे कम स्ट्रिक्ट है, वो उन्हें डेट करने से नहीं रोकती, बस शर्त ये है कि उन्हें मियाको को बताना होगा। उसे इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि वो किससे बात करती है और किससे नहीं। मैमचो कहती है अगर हमारी एजेंसी दूसरों की तरह स्ट्रिक्ट होती तो मैं अपोजिट सेक्स के लोगों के साथ कोलैब भी नहीं कर पाती। मियाको कहती है वो उनकी लव लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगी क्योंकि वो सब अडल्ट है, पर अगर कुछ भी होता है तो उन्हें एजेंसी को इन्फॉर्म करना होगा क्योंकि उनके टैलेंट को बचाना ही उनकी प्रायोरिटी है। और जहाँ तक रूबी का सवाल है तो वो इंटरफेयर करेगी क्योंकि वो अडल्ट नहीं है। काना सोचती है मैं अडल्ट हूँ, मुझे खुद डिसाइड करना होगा, अगर कुछ होगा तो मैं मियाको को बता दूंगी। अब वो डायरेक्टर शीमा से रेस्टोरेंट में मिलती है। शीमा उसे ओवरसीज और जापान के एक्टर्स में फर्क बताता है। वो बताता है बाहर की कंट्रीज में एक्टर्स यूनियन रूल्स के तहत प्रोटेक्टेड होते हैं, पर जापान के एक्टर्स को कुत्ते का पट्टा पहना दिया जाता है। उन्हें हायर अप्स की सारी बातें चुपचाप माननी पड़ती है, उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज के इशारों पे नचाया जाता है। इस तरह जापान के एक्टर्स ग्रो और मैच्योर नहीं हो सकते। वो जापान में अच्छा प्रोडक्शन बनाना चाहता है जिसके लिए उसे अच्छे एक्टर्स चाहिए। वो एंटरटेनमेंट की दुनिया में बदलाव लाना चाहता है। काना रियलाइज करती है शीमा एक्ट्रेस की कितनी परवाह करता है, उसे उसकी बातों में सच्चाई नजर आती है। वो उसके साथ और बातें करती है। शीमा बताता है वो ऐसा एरा लाना चाहता है जिसमें काना जैसे एक्टर्स को अप्रिशिएट किया जाए। वो अपने अगले प्रोडक्शन को ऐसा तैयार करेगा जिससे उसके जैसे एक्टर्स के टैलेंट को पूरा यूज किया जा सके। काना कहते तो क्या आप मुझे रोल देने वाले हैं? शीमा कहता है वो अभी श्योर नहीं है, उसे पहले काना के बारे में और जानना होगा। अगर उनका गोल अलग हुआ तो फ्यूचर में उनके लिए चीजें सही नहीं होंगी, इसीलिए उसे उसके बारे में और जानना था। पर तभी उन्हें आवाज आती है रेस्टोरेंट बंद करने का टाइम हो गया है। शीमा किसी दूसरे बार में जाकर बात करना चाहता था पर उसे ख्याल आता है कि काना अभी माइनर है। काना कहती है मैं अडल्ट हूँ, बस मैं ड्रिंक नहीं करती। वो अपने एक्टिंग के करियर को रिवाइव करने के इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। शीमा कहता है ठीक है तो मेरे घर चलते हैं। काना मान जाती है क्योंकि वो मैरिड है और वैसे भी वो काम की बातें करने वाले हैं। शीमा उसे अपने वर्क प्लेस ले जाता है और उसकी बिल्डिंग के बाहर कार में से किसी ने उनकी फोटो खींच ली थी। काना उसके वर्क प्लेस को अच्छे से देखती है, उसे वहाँ बेडरूम दिखता है। वो समझ जाती है शीमा वाइफ के पीठ पीछे दूसरी लड़कियों को यहाँ लाता है। वो समझती है कि वो किस सिचुएशन में है और सोचती है अगर उसने उसे सेक्स के लिए बोला तो वो पीरियड्स का बहाना बना देगी। शीमा उसे ड्रिंक के लिए पूछता है। काना कहती है उसे जूस चाहिए। फिर वो बातें स्टार्ट करती है। शीमा नोटिस करता है काना नर्वस थी। वो पूछता है तुम्हें ये डर तो नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें बेडरूम में ले जाऊंगा? वो कहता है चिंता मत करो, मैं किसी कॉलेज का पागल स्टूडेंट नहीं हूँ जो ऐसी हरकतें करेगा। काना कहती है हाँ मुझे पता है आपको मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी वो कहता है एक्चुअली तुम मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगती हो, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को काम देता हूँ जिनमें मुझे इंटरेस्ट होता है और जो मुझे सीरियस लेते हैं। काना उसे प्ले बॉय कहती है। शीमा उसकी इस बात से डिनाई नहीं करता। काना कहती है कभी सोचा है अगर तुम्हारी वाइफ को पता चला तो क्या होगा? वो कहता है मेरी वाइफ भी रोज रात मजे करती है, हम दोनों एक ही नाव पे सवार है, इसलिए हम एक दूसरे के बीच में इंटरफेयर नहीं कर
करते। वो कहता है तुम चाहो तो मुझे चाटा मारकर जा सकती हो, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। ये कहते ही वो बात बदल देता है और कहता है पर मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, मैं तुम्हें कोई छोटा मोटा रोल नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बेस्ट रोल दूंगा, ये तुम्हारा मास्टरपीस होगा। वो उसके सर पे हाथ फेरता है और कहता है मुझे पता है तुम अपने एक्टिंग के करियर को रिवाइव करना चाहती हो। वो उसे सोफे पे लिटा देता है और उसके करीब जाने लगता है। तभी काना कहती है वो नहीं कर सकती। वो रोते हुए कहती है वो किसी को पसंद करती है। शीमा उसे छोड़ देता है और कहता है वो कैसा इंसान होगा जिसके लिए तुम रो पड़ी। काना चिल्लाते हुए एक्वा के बारे में बताने लगती है। वो ऐसा बर्ताव करता है जैसे मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूँ, पर कभी कभी वो बहुत काइंड बिहेव करता है। मैं उसे भूलने की पूरी कोशिश करती हूँ पर फिर भी नहीं भूल पा रही हूँ। वो स्टूपिड है, एनोइंग है, उसे मर जाना चाहिए। शीमा को मजा आ रहा था। वो कहता है वो करीब 1 साल से किसी और को डेट कर रहा है पर फिर भी तुम उसे भुला नहीं पाई। ऐसी लड़कियां मुझे इंटरेस्टिंग लगती है। वो उसे अपनी अगली मूवी में रोल ऑफर करता है। काना कहती है पर मैं गंदी हरकतें नहीं करूंगी। शीमा कहता है वो बस इंसान को जानने का एक तरीका है, वो मेरी प्रायोरिटी नहीं है। वो कहता है मैं एक मूवी डायरेक्टर हूँ, ये मेरी जॉब है कि मैं ऐसी मूवीज बनाऊं जो सेक्स से लाख गुना अच्छी हो। फिर काना बिल्डिंग से बाहर आती है और सोचती है मुझे डेंजरस कदम उठाने बंद करने चाहिए। और फिर वो घर चली जाती है और जाते हुए भी उस कार वाले ने उसकी फोटो खींच ली थी। किसी दूसरे दिन ड्रेसिंग रूम में एक आइडल मेकअप आर्टिस्ट को उसके शोल्डर पे बाइट का निशान छुपाने को कहती है। मेकअप आर्टिस्ट कहती है तुम 4 साल से डेट कर रही हो ना, रिटायर होने के बाद क्या तुम उससे शादी करोगी या नहीं। रूबी उनकी बातें सुन लेती है। वो सोचती है आइडल को प्यार में नहीं पड़ना चाहिए, ये फैंस का मानना है। वो सोचती है अगर आइडल अपोजिट सेक्स के साथ डिनर पे जाती है तो वो प्राइवेट रूम बुक करते हैं और ऐसा रेस्टोरेंट चूज करते हैं जो लाइव वेन्यू से बहुत दूर हो। यूट्यूबर्स अपने डेटिंग पार्टनर के बारे में बात नहीं करते और जिन्हें वो लाइक करते हैं वो ध्यान रखते हैं कि उसके बारे में वो कुछ ना बोले। आजकल सभी के बॉयफ्रेंड होते हैं पर वो सब लड़कियां एक साथ फोटो खींचकर अपलोड करती है जिससे किसी को शक ना हो। ये उनकी जॉब है कि वो रिस्क लेते हुए अपनी लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट करती है। पर सोशल मीडिया के जमाने में आज सब कुछ बदल गया है। अब ऐसी न्यूज़पेपर में छपती रहती है पर अब इसकी पहले जितनी इम्पोर्टेंस नहीं रही। इसका असर अब लोगों के टैलेंट पे नहीं पड़ता। वो कुछ टाइम के बाद दोबारा से काम पे ज्वाइन हो जाते हैं। काफी सारी आइडल्स की लाइफ इस वजह से बच गई है। और ये रिलेशनशिप लीक्स अक्सर आइडल जिस इंडस्ट्री से होती है उन्हीं के मेंबर्स से आती है, जिसका मतलब है बिजनेस बस शाइन करने का ही प्लेस नहीं है, ये एक हार्श वर्ल्ड है जिससे कभी कभी आपका भागने का मन करता है। ये सब रूबी के थॉट्स थे। सीन काना और मैमचो पे आता है। वो न्यूज देख रहे थे, एक आइडल ने क्विट कर दिया था। मैमचो कहते कितने शर्म की बात है, इनका ग्रुप तो बहुत पॉपुलर था। काना कहती है फर्क नहीं पड़ता, क्या पता वो इस जॉब के लिए फिट ना हो। अगर आपको लगता है आप किसी जॉब के लिए कट आउट नहीं हो तो वो जॉब आपके लिए बस सरदर्द बन जाती है। मैमचो कहती है क्या उदास सा फेस बनाए बैठी हो, चलो ड्रिंक करने चलते हैं। काना कहते हैं मुझे नहीं जाना, कुछ टाइम के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। और वो अकेले ही बाहर चली जाती है। फिर एक्वा घर आता है और मैमचो उससे हेल्प मांगती है क्योंकि उसे लगता है कि काना आइडल की जॉब से क्विट करने वाली है। एक्वा पूछता है उसे ऐसा क्यों लगता है। मैमचो कहती है उसने बहुत कुछ कहा है पर उसने अपनी असली फीलिंग्स नहीं बताई, पर वो बहुत उदास रहने लगी है। मैं जो कर सकती थी मैं कर चुकी हूँ, मेरे वर्ड्स का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है और रूबी काम में बिजी है, तो बस तुम ही हो जो मेरी हेल्प कर सकते हो। एक्वा मना कर देता है, उसने उसे पहले भी बताया था वो काना को प्रोटेक्ट करने के लिए ही उससे दूर है। मैमचो कहते मुझे पता है तुम उसे हर्ट नहीं करना चाहते पर वो तुम्हारे लिए आइडल बनी थी, तुम उसे इस रास्ते पे लाए हो। पर एक्वा इरादा कर चुका था कि वो नर्क जाने वाला है और वो काना को अपने साथ नहीं ले जा सकता। दूसरी तरफ काना को एक बंदा मिलता है जो उसे पेन ड्राइव दिखाता है। सीन मियाको पे आता है, उसे एक मेल आया था, उसमें एक फोटो भी थी जिसमें काना शीमा के साथ बिल्डिंग में जा रही थी। वो उसके रिलेशनशिप पे आर्टिकल पब्लिश करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने इंक्वायरी मेल भेजी थी। मियाको समझती है कि कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। अब सीन वापस काना पे आता है। रिपोर्टर उससे डायरेक्टर शीमा के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछता है और उसे वो फोटो भी दिखाता है जो उसने शीमा के अपार्टमेंट की बिल्डिंग के बाहर खींची थी। काना के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगते हैं, जैसे उसके बारे में आर्टिकल पब्लिश होगा, वो शीमा के साथ रात में क्या करने गई थी, उसकी वजह से उसकी पूरी एजेंसी मेंबर्स को प्रॉब्लम फेस करनी होगी। वो पैनिक होकर भाग जाती है, उसका बैग रास्ते में ही गिर जाता है और उसे मियाको का कॉल आ रहा था। दूसरी तरफ मियाको एक्वा को बताती है काना फोन नहीं उठा रही है। एक्वा बताता है वो प्रैक्टिस के लिए भी नहीं आई थी, उसने ऐसा कभी नहीं किया है। मियाको कहते हैं उसे भी इस खबर के बारे में पता चल गया होगा पर मैं उससे बात किए बिना मेल का आंसर नहीं दे सकती। उसे लगता है आज काना नहीं आएगी पर एक्वा को लगता है वो आएगी। मियाको कहती है तुम जितना सोचते हो आजकल के 18 साल के बच्चे उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उन पे फैंस का प्रेशर होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड उनके दिलों को तोड़ता जा रहा है। दूसरी तरफ काना के मन में बहुत सारी नेगेटिव बातें चल रही थी। उसने बहुत सारे आइडल के करियर को खत्म होते हुए देखा है। उसे पता है आर्टिकल पब्लिश होने के बाद लोग उसके बारे में क्या क्या नाप शनाप बोलेंगे। वो एक पार्क के कोने में जाकर बैठ जाती है
और सोचती है वो आइडल बनने के लायक ही नहीं है, वो क्विट करना चाहती थी। वो हेल्प के लिए एक्वा का नाम लेती है। तभी वो रियलाइज करती है वो जब भी मुसीबत में पड़ती है लड़के पे ही डिपेंड होती है। वो खड़ी होती है, आसमान को देखती है और कहती है मैं कितनी लाचार बन रही हूँ, मुझ पे तो बचपन से ही सवाल उठाए गए हैं, तो मैं डर क्यों रही हूँ। वो चिल्लाती हुई कहती है जिसको जो कहना है कहने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं परफॉर्मर थी और रहूंगी। और पीछे से एक्वा ये सब तमाशा देख रहा था। वो कहता है मुझे तो पता ही था, इसे किसी की जरूरत नहीं है, और वो बाकी का काम मियाको पे छोड़ देता है। गाइस, मैं जो कर सकता था मैं कर चुका हूँ। व्यूज कंटिन्यूअसली डाउन होते जा रहे हैं। वीडियो की रीच को बढ़ाने का एक ही तरीका है, आप सबको पूरी वीडियो देखकर लाइक और कमेंट करना होगा, तभी कुछ पॉसिबल है। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये है लास्ट वीडियो का हाल, 1K व्यूज भी नहीं हुए हैं। इनफैक्ट हर वीडियो के साथ व्यूज डाउन ही होते जा रहे हैं। तो प्लीज हर कोई लाइक और कमेंट कर दो। अगले सीन में काना वापस आ चुकी थी। मियाको कहती है उन्हें आर्टिकल के बारे में सोचना होगा कि उन्हें क्या करना है। रूबी कहती है जिसका कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा वो इस लव कंट्रोवर्सी का शिकार हुई है। काना कहती है हमारे बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है और मेरा बॉयफ्रेंड ना होने का इससे क्या लेना देना है। वो कहती है शीमा और मेरे बीच कुछ भी नहीं है, हम बस उसके अपार्टमेंट में बात कर रहे थे, मैं उसके साथ रात भर अकेली थी, तो फैंस कुछ भी कहे मैं उन्हें दोष नहीं दे सकती। वो मियाको से माफी मांगती है। मियाको कहती है उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। काना कहती है मैं प्रो बनने में फेल हो गई। मियाको कहती है किसी रिपोर्टर के फोटो खींचने से तुम प्रो बनने में फेल नहीं हो जाती, वो कार से तुम्हारा पीछा कर रहा था। ऐसे लोग चुपचाप घरों में घुस जाते हैं और टेबल के नीचे रिकॉर्डर लगा देते हैं। ये लोग आर्टिकल्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आई के टाइम पे भी ऐसी ही प्रॉब्लम्स होती थी। वो कहती है आज की सोसाइटी को लगता है अगर वो थोड़ा सा केयरफुल हो जाएंगे तो कोई उनकी फोटोज नहीं ले पाएगा, पर ये इतना आसान भी नहीं है। लोगों को तो पता ही नहीं होता कि कब उनका पीछा किया जा रहा होता है। एक अनट्रेंड इंसान प्रोफेशनल ट्रैकर से नहीं बच सकता। अगर टैलेंटेड पर्सन बचने का कोई रास्ता निकालेगा तो रिपोर्टर कोई दूसरा रास्ता निकालेगा, और इस तरह इस चूहे बिल्ली के खेल में सेलिब्रिटीज के पास कोई परफेक्ट काउंटर मेजर नहीं होता। वो कहती है ये फोटो शीमा के अपार्टमेंट के बाहर से ली गई है। ज्यादातर सेलिब्रिटीज डेटिंग के लिए होटल के बजाय घर का ही यूज करते हैं, इसीलिए रिपोर्टर्स सेलिब्रिटी के घर के बाहर ही अड्डा बना लेते हैं। उनका टारगेट शीमा था। ऐसी खबरें हैं कि वो प्ले बॉय है, पर अगर रिपोर्टर सिर्फ डायरेक्टर के बारे में लिखेगा तो उस खबर को कोई भी सच नहीं मानेगा। इसीलिए वो उनके पार्टनर्स के बारे में आर्टिकल में लिखने के लिए चीजें ढूंढते रहते हैं। अगर तुम रात की जगह सुबह गई होती तो शायद वो तुम्हारी फोटो भी नहीं लेता, पर ये मेरी ही गलती है कि मैंने तुम्हें बेसिक टेक्निक्स भी नहीं सिखाई। वो उन्हें बेसिक टेक्निक्स बताती है जिससे वो फोटो से बच सके। अगर आप डेट कर रहे हो तो आपको सेम अपार्टमेंट में रहना होगा। आपको ऐसे अपार्टमेंट में रहना होगा जहाँ ज्यादातर सेलिब्रिटी रहते हो। आप हाथ होल्ड करके नहीं चल सकते, हाथों में हाथ डालकर भी नहीं चल सकते। अगर किसी रेस्टोरेंट में जाओ तो 3 लोगों का ग्रुप बनाकर जाओ, और पॉसिबल हो तो प्राइवेट रूम बुक करो। रिपोर्टर के साथ पोलाइट रहो, क्योंकि जो उन्हें एटीट्यूड दिखाते हैं उनके बारे में वो बुरा लिखने के लिए तैयार रहते हैं। काना फिर माफी मांगती है। वो कहती है उसे पता था वो प्ले बॉय है, फिर भी उसने रिस्क लिया क्योंकि उसे एक्टिंग की जॉब चाहिए थी। मैमचो उसे गले लगाती है और कहती है कभी कभी लोग केयरलेस हो जाते हैं, इट्स ओके, तुमने कुछ बुरा नहीं किया है। बुरा तो वो करते हैं जो पैसों के लिए ऐसी फोटोज खींचकर आर्टिकल छापते हैं। अब एक्वा और रूबी अकेले थे। एक्वा काना की सिचुएशन के बारे में उससे पूछता है। रूबी कहती है इससे उसके फ्यूचर पे असर पड़ेगा। एक्वा को मैमचो की बात याद आती है। काना उसके लिए ही आइडल बनी थी। वो रूबी से पूछता है कितना भी मुश्किल रास्ता क्यों ना हो, क्या फिर भी वो काना को बचाएगी? रूबी कहती है ऑब्वियसली, आखिर वो मेरी दोस्त है। अगले सीन में रूबी मियाको से बात करती है। क्या वो रिश्वत देकर आर्टिकल पब्लिश करने से मना नहीं करवा सकते? मियाको कहती है ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आर्टिकल के बारे में पब्लिकेशन मीटिंग हो चुकी है। रूबी कहती है कोई और ट्रिक नहीं है? मियाको कहती है एक है, और वो उसे एक्सप्लेन करने लगती है। और सीन बार में आता है। एक्वा इतानो से मिलने जाता है जो काना के आर्टिकल की स्टोरी लिख रहा था। वो कहता है क्या वो काना का नाम हटा नहीं सकते? इतानो मना कर देता है। वो कहता है ये हमारा मेन आर्टिकल है, काना अडल्ट है और फेमस भी है। एक्वा कहता है पर वो हाई स्कूल स्टूडेंट है। इतानो कहता है पर वो सेलिब्रिटी भी तो है। वो कहता है वो कुछ उल्टा सीधा थोड़ी ना लिख रहे हैं, वो तो बस फैक्ट बता रही हैं कि काना शीमा के साथ उसके अपार्टमेंट में गई थी। बाकी क्या हुआ वो तो रीडर की थिंकिंग पे डिपेंड करता है। एक्वा कहता है तुम्हें एक हाई स्कूल स्टूडेंट को बर्डन देते हुए बुरा नहीं लगता? इतानो कहता लगता है पर क्या करे, ये मेरी जॉब है, लोगों को मिर्च मसाला ही पसंद आता
बताता है और जहाँ डिमांड हो वहाँ सप्लाई का होना जरूरी है। वो बताता है इस आर्टिकल से उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उन्होंने काना की एजेंसी से बात की है। ऐसे ही मुंह उठाकर कुछ भी आर्टिकल पब्लिश नहीं किया है। एक्वा मन में कहता है ज्यादातर रिपोर्टर किसी भी जॉनरा का आर्टिकल लिख सकते हैं। कुछ लोग सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं जिससे वो पैसे कमा सके, और कुछ रिपोर्टर ऐसे होते हैं जो उन्हें अपनी आंखों से देखकर ही खुश हो जाते हैं। और इदानो पहले वाले में से है। उसे जो भी मटेरियल दिया जाता है उसे उस पे स्टोरी लिखनी होती है, यही उसकी जॉब है। इतानो कहता है आर्टिकल की डेडलाइन पास आ रही है, मुझे काना के बारे में तुमसे जानना है। एक्वा कहता है उसके बारे में बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। इतानो सरप्राइज था कि वो बस कंप्लेंट लेकर आया था क्या। एक्वा कहता है मेरे पास इससे भी बेहतर एक स्टोरी है जो लोगों को अंदर तक हिलाकर रख देगी, कुछ लोगों को तोड़ देगी और लोगों की क्यूरियोसिटी का कोई ठिकाना नहीं होगा। अब आर्टिकल पब्लिश होने वाले दिन काना उठती है और खुद को अपने न्यूज के लिए तैयार कर लेती है। वो टीवी ऑन करती है और एक अलग ही खबर पाती है। उस न्यूज से सब लोग हैरान हो चुके थे। ये स्टोरी आई से रिलेटेड थी जिसका मर्डर 12 साल पहले हुआ था। खबर थी कि उसके मर्डर के टाइम उसके जुड़वा बच्चे थे और वो 4 साल के थे और अभी वो दोनों एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़े हुए हैं। रूबी पूरी तरह शॉक हो चुकी थी। एक्वा मन में कहता है एक न्यूज के बदले दूसरी न्यूज शेयर करने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अब एक्वा और रूबी की आइडेंटिटी सबके सामने आ चुकी थी कि वो दोनों आई के बच्चे हैं। सब जगह उन्हीं के बारे में न्यूज थी। होशिनो फैमिली ट्रेंड कर रही थी और अकाने ये न्यूज देखकर कहती है अब एक्वा को रोका नहीं जा सकता। सीन रूबी और एक्वा पे आता है। रूबी उससे बहुत गुस्सा थी। एक्वा उसे समझाता है ये काना और हमारे लिए जरूरी था। रूबी कहती है तुमने मॉम के सीक्रेट को सबको बताकर उनकी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा दी है, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्वा कहता है ऐसा नहीं है, पर मैंने तुमसे पूछा था ना, क्या तुम किसी भी कीमत पे काना को बचाओगी। रूबी कहती है मॉम को कैसा लगेगा जब वो हेवन से देखेगी कि उनके खुद के बेटे ने उन्हें धोखा दिया है। एक्वा कहता है अगर आज वो यहाँ होती तो वो कहती मेरा सीक्रेट सबके सामने आ गया है और वो इस बात पे हंसती। वो कहता है आई मर चुकी है, इस इन्फॉर्मेशन का किसी ऐसे की भलाई के लिए यूज करना चाहिए जो कि जिंदा है। रूबी कहती है अच्छा तो तुम ऐसा सोचते हो, काना तो इस न्यूज की बदौलत बच जाएगी और हमारी भी रेपुटेशन बढ़ जाएगी। ये दोनों के लिए ही विन विन सिचुएशन है। एक्वा देखता है वो अभी भी गुस्से में थी। वो उसे समझाने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है पर रूबी हाथ पे स्लैप कर देती है। वो कहती है तुम बदल गए हो, अभी तक आई तुम्हारे लिए नंबर 1 थी, तुम्हें सबसे ज्यादा परवाह उनकी ही थी। मुझे लगा था ये फैमिली बॉन्ड है पर अब तुम मॉम की परवाह नहीं करते। एक्वा कहता है ऐसा नहीं है। रूबी उसे झूठा कहती है, वो सबको झूठा कहती है। वो कहती है अब मैं तुम्हें अपना फैमिली मेंबर नहीं मानती। उसके जाने के बाद एक्वा कहता है ये जरूरी था ताकि मेरे इस दुनिया से जाने के बाद भी तुम जी सको। और स्ट्रॉबेरी की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया था कि एक्वा और रूबी आई के ही बच्चे हैं। इस न्यूज को आए हुए 2 वीक से ऊपर हो चुका था, अभी भी ये न्यूज ट्रेंड कर रही थी। काना सोच रही थी कि एक्वा ने उसे क्यों बचाया। दूसरी तरफ रूबी ने इंटरव्यू में बताया कि आई ने आखिरी के पलों में उससे क्या कहा था। उसने कहा था क्या तुम बड़ी होकर आइडल बनोगी। वो बताती है आई का सपना था डोम में परफॉर्म करने का पर वो नहीं कर पाई, उसके इस सपने को मैं पूरा करूंगी। और इस तरह इस स्टोरी ने पॉजिटिव रूप लिया कि आई का सपना उसके बच्चे पूरे करेंगे। एक्वा और रूबी बहुत ज्यादा फेमस हो चुके थे, टीवी शो में उनकी डिमांड और भी ज्यादा बढ़ गई थी और इसका थोड़ा सा प्रॉफिट काना को भी हुआ था। उसे भी अब काम मिलने लगे थे, सबके सब काम में बिजी हो चुके थे और काना ने आज डिसाइड किया था कि वो एक्वा को उसे बचाने के लिए थैंक्स कहेगी। वो और एक्वा आमने सामने बैठकर बातें करते हैं। काना कहती है मैंने आर्टिकल पढ़ा, तुम्हारी लाइफ बहुत हार्ड रही होगी ना। एक्वा कहता है इतनी भी नहीं थी। काना कहते है झूठ बोलना बंद करो, तुम्हें आइडिया भी नहीं है तुम कितने सेंसिटिव हो। एक्वा कहता है ऐसे बातें मत करो जैसे तुम्हें सब पता है। काना कहती है मुझे पता है अपनों को खोने पे कैसा लगता है। वो बताती है बचपन से हर कोई उसकी तारीफ करता आया है, वो जीनियस एक्टर थी, वो बहुत सारे लोगों से घिरी रहती थी पर जैसे जैसे काना की वैल्यू कम होते गई सब उसे छोड़कर चले गए और उसके ये बचपन के जख्म उसे हमेशा चुभते हैं। वो अभी भी कांप उठती है जब वो उन लोगों को देखती है जो उसे हेट करते हैं और छोड़कर चले गए थे। वो खुद को बिगड़ेल और गुस्से वाली लड़की कहती है जिसे कोई काम नहीं मिलता। एक्वा उससे एग्री नहीं करता। काना कहते तुम भी तो उन्हीं में से एक हो, तुम भी तो मुझसे नफरत करते हो, इसीलिए तो तुमने मुझे छोड़ दिया था। एक्वा कहता है ये सच नहीं है। काना कहते तुम मुझसे हेट करते हो इसीलिए तो तुम मुझे इग्नोर करते हो। एक्वा कहता है तुम गलत हो, बात उल्टी है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो उसे कैसे समझाए। वो कहता है अगर मैं तुम्हारे आसपास होता
होता तो मैं तुम्हारे आइडल के काम में इंटरफेयर करता और किसी दिन कोई हमारी फोटो ले सकता था जिससे तुम्हारे ऊपर खतरा आ जाता। काना कहती है तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। एक्वा उससे आंखें नहीं मिला पा रहा था। काना टिश्यू का बॉक्स उठाकर उसके पीछे जाती है और उसके सर पे मारती है। वो कहती है तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था, तुम्हें पता भी है मुझे कितनी चिंता हो रही थी। एक्वा कहता है तो मैं क्या कहता, इससे पहले कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए मुझसे दूर हो जाओ। काना कहती है यही तो प्रॉब्लम है, हमारी पिक्चर लीक हो सकती है। पर ये प्यार वाली बात कहाँ से आ गई? तुम्हारे जैसे ग्लूमी नार्सिसिस्ट से कौन प्यार करेगा? तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो जो इस रीजन की वजह से मुझे इग्नोर कर रहे थे। वो क्लियर करती है उसने कभी उसे उस नजर से नहीं देखा और कभी देखेगी भी नहीं, और अब उसे उसकी चिंता करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो आइडल की जॉब क्विट करने वाली है, क्योंकि उसे नहीं लगता वो आइडल बनने के लायक है। उसे तो एक्टर बनना है, पर वो आजकल में क्विट नहीं करेगी। वो अपना पूरा ट्राई करेगी और सही टाइम आने पे क्विट कर देगी। वो कहती है तो अगर तुम मुझे चेयर करना चाहते हो तो कर लो, क्या पता कल मैं आइडल रहूं ना रहूं। वो उसे अपना प्रीशियस फ्रेंड कहती है और उसे बचाने के लिए थैंक्स कहती है और उसे पहले की तरह एज अ फ्रेंड रहने को कहती है। वो कहती है वैसे भी जिसकी गर्लफ्रेंड हो मुझे उससे प्यार नहीं हो सकता, तो चिंता मत करो। एक्वा कहता है मैं ब्रेकअप कर चुका हूँ। काना को रियलाइज होता है उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, जैसे वो ग्लूमी नार्सिसिस्ट वाली लाइन, और उसके जैसे इंसान से उसे कभी प्यार नहीं होगा। उसे रियलाइज होता है उसने इतना अच्छा मौका गवा दिया, इसीलिए उसे गुस्सा आ रहा था। गाइस पिछली वीडियो पे इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक्स। बस इसी तरह लाइक और कमेंट करते रहना। अब किसी दिन काना और एक्वा स्कूल से घर जा रहे थे और काना कहती है अगर तुम्हें मरने के लिए 3 ऑप्शन दिए जाए तो वो कौन सा चुनेगा? पहला था उसे टेरेंटुला से स्पाइडर से भरे गड्ढे में फेंक दिया जाएगा। दूसरा उस पे मशीन गन से फायरिंग की जाएगी। तीसरा उस पे मीटियोरॉइड गिर जाएगा। एक्वा तीसरा ऑप्शन चुनता है क्योंकि उसमें ज्यादा दर्द नहीं होगा, इंस्टेंटली डेथ हो जाएगी। काना कहती है पहला ऑप्शन छोड़कर चुनने वाले सब लोग बेवकूफ होते हैं क्योंकि टेरेंटुला स्पाइडर जहरीले नहीं होते। वो उसे बेवकूफ कहती है और आई वाले आर्टिकल के बाद वो इतना फेमस हो चुका था कि उसका नाम लेते ही आसपास वाले सब उसे पहचान लेते हैं। अकाने सोचती है उसे एक्वा को किसी दूसरे नाम से बुलाना होगा और अब से वो उसे आकुन कह के बुलाएगी। वो उसका नया नाम लेती लेती चली जाती है। वो बहुत ज्यादा खुश थी। मैमचो कहती है मैंने काना को बहुत टाइम से इतने अच्छे मूड में कभी नहीं देखा, तुम अच्छा कर रही हो, उसे देखकर मैं खुश हूँ। पर जब मैं काने के बारे में सोचती हूँ तो अच्छा होता अगर तुम दोनों के बीच सब सही हो जाता। एक्वा कहता है उसे अब रिलेशनशिप की जरूरत नहीं है, उसने खुश रहना छोड़ दिया है। मैमचो कहती है ब्रेकअप के बाद ऐसा सोचना नॉर्मल है, पर खुश रहना सबका हक है। एक्वा कहता है मेरा वो मतलब नहीं था, अब मुझे काना के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाने की जरूरत है। मैमचो को उसकी बात समझ नहीं आती, पर एक्वा अपने प्लान के लिए हर किसी को यूज करने के लिए तैयार था। अगर उसे काना का भी यूज करना पड़े तो वो करेगा। सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। जाते हुए वो रूबी के सामने से जाता है और उसे इग्नोर करता हुआ चला जाता है। अगले सीन में वो इचिको से मिलता है। वो उससे कुछ बात करना चाहता था, पर इचिको बहुत गुस्से में था क्योंकि एक्वा ने आई के सीक्रेट को रिवील कर दिया था। एक्वा कहता है मुझे आई के खूनी का पता चल गया है। इचिको उसे उसका नाम बताने को कहता है, पर एक्वा नहीं बताता क्योंकि उसे पता है अगर उसने बता दिया तो इचिको अभी उसका खून कर देगा। इचिको कहता है हाँ मैं कर दूंगा, तुम क्या चाहते हो वो आराम से अपनी लाइफ जीता रहे? एक्वा कहता है बिल्कुल भी नहीं, पर मैं उसे ऐसे ही मरने नहीं दूंगा। मैं बचपन से सोचता आया हूँ मैं उससे कैसे रिवेंज लूंगा, मैं उसे कैसे तड़पा सकता हूँ। अभी तक मुझे अपना प्लान पूरा करना पॉसिबल नहीं लग रहा था, पर अब पॉसिबल लग रहा है और मुझे जल्दी करना होगा। आई का सीक्रेट बाहर आ चुका है, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। मुझे खूनी को हंट करने में आपकी हेल्प चाहिए। सीन गोटाना के स्टूडियो पे आता है। वो कहता है प्रॉमिस पूरा करने का टाइम आ गया है और वो किसी स्क्रिप्ट पे काम कर रहा था जिसका टाइटल था 15 ईयर लाए। सीन काबुरागी पे आता है। वो यूरा कातायोसे नाम की एक्ट्रेस को हायर करना चाहता था जिसके लिए वो उसकी मैनेजर से बात कर रहा था। मैनेजर बताती है उनको बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं, पर जिस तरह से काबुरागी उनकी केयर करता है वैसे बाकी सब नहीं करते। काबुरागी प्रॉमिस करता है वो यूरा को लीड रोल देगा और इस तरह उनकी डील कंफर्म हो जाती है। सीन बार में आता है। यूरा हिकारू के साथ बार में थी और वो ड्रिंक कर रही थी। हिकारू कहता है अगर किसी ने इतनी बड़ी एक्ट्रेस को यहाँ ड्रिंक करते हुए देख लिया तो वो क्या सोचेगा। यूरा कहती है मैं स्ट्रेस दूर करने के लिए पी रही हूँ। वो बताती है आज ही उसकी मैनेजर ने उसे अपना शेड्यूल फ्री रखने को कहा। उसने बताया मुझे कोई अपनी मूवी में लेना चाहता है, पर उसने मेरा रोल नहीं बताया। वो स्ट्रेस में थी क्योंकि उसकी मैनेजर और प्रोड्यूसर ने उन्हें स्क्रिप्ट नहीं दी थी, बस शेड्यूल को फ्री रखने को कहा था और इस वजह से वो कोई प्लान नहीं बना सकती थी। वो सोचती है किसी को उसकी परवाह नहीं है, सबको बस उसकी पॉपुलैरिटी से मतलब है। हिकारू कहता है मुझे तो तुम क्यूट लगती हो, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतनी बड़ी एक्ट्रेस बनोगी।
यूरा कहती है तुम मेरे बेस्ट ड्रिंकिंग पार्टनर हो। वो बताती है जब भी काबुरागी किसी काम में इन्वॉल्व होता है लीड रोल यंग लोगों का ही होता है, जैसे कि हाई स्कूलर का। वो कहती है मैं 25 की हूँ, मैं स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनना चाहती, उसे किसी असली हाई स्कूलर को हायर करना चाहिए जैसे कि फ्रिल और या फिर वो दूसरी लड़की आजकल जिसके चर्चे हर जगह हैं। क्या नाम था उसका? रूबी होशिनो। आजकल हर कोई उसी की बातें कर रहा है। हिकारू कहता है हाँ उसने तो मेरा भी अटेंशन खींच लिया है। यूरा कहती है उसे अभी भर भर के ऑफर्स आ रहे होंगे। गुड लुकिंग लोगों के साथ ऐसा ही होता है। जब मैं 20 की थी तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। वो कहती है काबुरागी को भी यंग एक्टर ही चाहिए होगी, पर उसे कोई यंग और पॉपुलर एक्टर नहीं मिल रही होगी, इसीलिए उसने मुझे हायर किया। पर मैं लोगों की हायर करने वाली पांडा बनकर नहीं रहना चाहती। मैं बहुत बड़ी एक्टर बनना चाहती हूँ जिसका काम उसके नाम से ही बिक जाए। मैं अच्छी अच्छी मूवीज करना चाहती हूँ, एक स्टार की तरह अपनी छाप छोड़ना चाहती हूँ, ऐसा मास्टरपीस क्रिएट करना चाहती हूँ जिससे हर सेंचुरी में मुझे याद रखा जाए। वो हिकारू से पूछती है क्या उसे लगता है वो ऐसा कर पाएगी? हिकारू कहता है उसका टैलेंट रियल है, ऐसे टैलेंट को लोगों को याद रखना ही चाहिए। फिर वो पूछता है क्या कल वो छुट्टी पे है? यूरा हाँ कहती है। वो बताती है वो प्रोजेक्ट फिनिश करने के बाद 1 मंथ का ब्रेक लेती है और अगले वीक वो माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जा रही है। आजकल उसे माउंटेन का शौक चढ़ गया है। वो जिस जिस माउंटेन पे जा चुकी थी उसने उनकी लिस्ट भी बनाई हुई थी। हिकारू पूछता है तुम अकेली जा रही हो? वो हाँ कहती है। हिकारू कहता है मुझे भी माउंटेन बहुत पसंद है। फिर वो कहता है पर अपना ध्यान रखना, अगर माउंटेन पे कुछ हुआ तो कोई तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। अगले सीन में यूरा क्लिफ से नीचे गिर चुकी थी और उसे गिराने वाला और कोई नहीं हिकारू था। वो कहता है मैंने कहा था ना अपना ध्यान रखना, और यूरा के आखिरी शब्द थे तुम खूनी हो। और यही सीन हमें सीजन 2 के एंड में दिखाया गया था, जस्ट टू क्रिएट हाइप फॉर सीजन 3। अब सीन ताइशी गोटांडा पे आता है। उसने अ 15 ईयर लाइव मूवी की स्क्रिप्ट पूरी लिख ली थी। उससे हमें पता चलता है जब वो हाउ इट बिगिन की शूटिंग कर रहे थे तो आई उससे मिलने आई थी। उस टाइम एक्वा ताइशी के गोद में सोया हुआ था। आई ने कहा था ताइशी उसके फादर की तरह है। फिर उसने उसकी स्क्रिप्ट की तारीफ की थी और उसे बीको माची की डॉक्यूमेंट्री मूवी की स्क्रिप्ट लिखने को कहा था। वो बीको माची की डॉक्यूमेंट्री मूवी बनवाना चाहती थी पर ताइशी नहीं मान रहा था। फिर आई ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी और वो मान गया। उन्होंने मोस्टली शूटिंग भी फिनिश कर ली थी, स्क्रीनिंग भी फाइनलाइज हो चुकी थी। बस एक आखिरी शूट रह गया था जो कि था डोम का लाइव परफॉर्मेंस, पर उससे पहले ही आई का खून हो गया था और इसीलिए वो डॉक्यूमेंट्री कभी पूरी नहीं हो पाई थी। उस टाइम एक वाकया भी हुआ था। आई की लाइफ में बहुत सारे झूठ इन्वॉल्व थे, जैसे उनके बच्चों का झूठ, और ताइशी रियल डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था। अगर आई झूठ बोलती तो वो वहीं काम बंद कर देता। और आई ने कहा था अगर वो सच लिखना चाहता है तो उसे बहुत सारी चीजें कट करनी पड़ेगी और कोई फायदा भी नहीं होगा क्योंकि वो उसे दिखा नहीं पाएगा। पर क्योंकि वो रियल चीज को ही शूट करना चाहता है तो वो मान गई थी। और अब एक्वा अ 15 ईयर लाइफ की स्क्रिप्ट लेकर काबुरागी के पास पहुंचता है। ये स्क्रिप्ट आई के रियल इंसिडेंट पे बेस्ड थी। काबुरागी को स्टोरी इंटरेस्टिंग लगती है पर उसमें बहुत ज्यादा सेंसिटिव कंटेंट होने की वजह से कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या इन्वेस्टिंग कंपनी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगी, इसीलिए वो मना कर देता है। एक्वा कहता है ये सारी सच्ची बातें हैं और मेरे पास इसका प्रूफ भी है। ये सब आई ने खुद कहा था और ये स्क्रिप्ट ताइशी और मैंने मतलब उनके बेटे ने मिलकर लिखी है। ये सुनने के बाद काबुरागी मान जाता है और फिर हमें रोल बताए जाते हैं। आई का रोल अकाने करेगी, रूबी मैमचो और काना बिकोमाची के मेंबर्स का रोल करेंगे, स्ट्रॉबेरी प्रेसिडेंट का रोल मेल्ट करेगा, मियाको का रोल फ्रिल करेगी, लाला लाई के बॉक्स ऑफिस स्टार का रोल हिमेकावा करेगा और खूनी का रोल एक्वा करेगा। मुझे पता है ये वीडियो बहुत लेट आ रही है क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग के लिए बिल्कुल प्रॉपर प्लेस नहीं है। रात को 3-4 बजे भी कई बार मेरे नेबर्स शोर कर रहे होते हैं जिस वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता और यही 3-4 दिन से चले जा रहा है, इसीलिए वीडियो नहीं आ रही थी। इनफैक्ट ये वीडियो भी मैं पूरी रात को जग कर रिकॉर्ड करने की कोशिश करता रहा हूँ पर अभी 5:14 पे मैं ये रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। तो प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। फिर एक्वा आई की ग्रेव पे जाता है और उनकी विश पूरी करने की कसम खाता है। फिर हमें जापान की फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बताया जाता है। ये मार्केट $2 बिलियन का है। वहाँ एक साल में लगभग 500 मूवीज बॉक्स ऑफिस में स्क्रीनिंग के लिए कॉम्पीट करती है और स्क्रीनिंग के लिए वहाँ 3600 थिएटर्स है और उन थिएटर तक अपनी मूवी को टेलीकास्ट करवाने के लिए फिल्म मेकर्स को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। काबुरागी और ताइशी कॉन्फ्रेंस रूम में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर के सामने अपना प्रपोजल रखते हैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर की पावर पे ही डिपेंड करता है कि मूवी की कितनी जगह पे स्क्रीनिंग होगी। जितना बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर उतनी पावर और उतनी ही ज्यादा जगह पे स्क्रीनिंग। पर उन्हें कोई भी बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर हाँ नहीं करता क्योंकि मूवी में बहुत सारे सेंसिटिव कंटेंट थे लाइक मर्डर। पर कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिस्क लेना पसंद होता है तो अभी उन्होंने हार नहीं मानी थी, उन्हें बस थोड़ा पेशेंस रखना था। फिर हमें काबुरागी के बारे में बताया जाता है। वो फ्रीलांसर प्रोड्यूसर है जो किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एसोसिएटेड नहीं है
इसीलिए उसे कई सारे प्लान बनाने पड़ते हैं। पर इसका फायदा भी होता है, अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर मना कर देता है तो वो दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के पास चले जाते हैं। इसी तरह काबुरागी और ताइशी कुछ डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं और फाइनली उन्हें एक डिस्ट्रीब्यूटर हाँ कर देती है। हालांकि उसकी कुछ कंडीशंस थी। वो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस उठाने को तैयार थे, पर प्रोडक्शन के खर्चे उन्हें खुद ही उठाने होंगे और एक मूवी को बनाने में अप्रोक्सीमेट उन्हें 1 मिलियन की जरूरत थी। और अब पैसों के लिए वो दोनों इन्वेस्टर्स के पास जाना स्टार्ट करते हैं। पर हर एक इन्वेस्टर के अपने अलग अलग नखरे थे। किसी का इंटरेस्ट नहीं था, कोई चाहता था कि उनके फेवरेट एक्टर को लीड रोल मिले तभी वो इन्वेस्ट करेंगे, और कोई शूटिंग की लोकेशन को अपने अकॉर्डिंग चेंज करवाना चाहता था। ताइशी बार बार मनी रिलेटेड बात कर करके परेशान हो चुका था। काबुरागी कहता है तो तुम थिएटर पे क्यों अटके हुए हो? आज के टाइम में हम आराम से अपने काम को इंटरनेट पे अपलोड कर सकते हैं। ताइशी कहता है फ्री चीजों से आप वो छाप नहीं छोड़ सकते। उसका एम है कि सेंचुरी के बाद भी लोग उसके काम को अप्रिशिएट करें। पर काबुरागी की सोच अलग थी। उसे सब चलेगा, बस प्रॉफिट बनना चाहिए। उसने पहले बहुत सारे एक्टर्स और इन्वेस्टर्स की हेल्प की हुई थी जो आज काफी ऊंचाइयों पे है और पॉपुलैरिटी गेन कर चुके हैं। तो अब काबुरागी उनसे फेवर रिटर्न मांगेगा। ताइशी सोचता है भले ही इसे सिर्फ पैसे से मतलब हो, पर इसने एक्टर्स और इन्वेस्टर्स के साथ कनेक्शन बनाए हैं। इसे प्रोडक्शन की नॉलेज है, पूरे क्रू को लीड करना आता है। इसके जैसे लोगों के बिना मूवी बनना पॉसिबल ही नहीं है। ये भले ही हमेशा पैसे की बात करता है, पर इसमें पैशन भी है। अगर पैशन नहीं होता तो ये कभी इतना सब नहीं कर पाता। अब सीन काना पे आता है। उसने हाई स्कूल फिनिश कर लिया था और वो कॉलेज नहीं जाने वाली थी। रूबी कहती है तुम मुझे कॉलेज जाने को कहती आई हो, पर तुम तो एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं दे रही। काना कहती है मुझे एकेडमिक रिकॉर्ड्स की जरूरत नहीं है और समर कॉन्सर्ट मेरा लास्ट कॉन्सर्ट होगा। उसके बाद मैं आइडल की जॉब क्विट कर दूंगी। मैं अपने आप को पूरी तरह से एक्टिंग को समर्पित कर दूंगी। दूसरी तरफ काबुरागी फ्रेल को आई का रोल देने का सोच रहा था। वैसे तो वो यूरा को देने वाला था, पर कुछ दिनों से कोई यूरा से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। अब इन्हें क्या पता हिकारू उसे मार चुका है। खैर उन्हें किसी डिसीजन पे तो आना ही था और इन्वेस्टर फ्रेल को लीड रोल में देखना चाहते थे, तो वो फ्रेल को आई के रोल के लिए चुनता है। सीन रूबी पे आता है। वो घर के बाहर कैट के साथ उसकी आवाज निकालकर बातें कर रही थी। तभी वहाँ ताइशी आ जाता है। वो रूबी से लास्ट टाइम उसके 15th बर्थडे पे मिला था, जब वो आई के वीडियो मैसेज की DVD उन्हें देने गया था। ताइशी पूछता है वो बाहर क्या कर रही है? रूबी कहती है अंदर कोई है जिससे वो मिलना नहीं चाहती। ताइशी समझ जाता है वो एक्वा की बात कर रही थी। रूबी कहती है मैं उसे मॉम के सीक्रेट को रिवील करने के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। ताइशी कहता है क्या तुमने DVD नहीं देखी? रूबी को DVD के बारे में कोई आइडिया नहीं था। ताइशी समझ जाता है एक्वा ने उसे कुछ नहीं बताया है। वो सारा बर्डन खुद पे रखकर उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। ताइशी भी उसे कुछ ना बताते हुए बस ये कहता है कि एक्वा ने किसी बुरे इंटेंशन से आई का सीक्रेट रिवील नहीं किया था, पर रूबी को फर्क नहीं पड़ता कि उसका रीजन क्या था और ताइशी चला जाता है। वो सोचता है रूबी अभी आई की ही एज की है जब वो प्रेग्नेंट थी। उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे थे, जैसे कि आई ने उसे दोनों के लिए अलग अलग DVD क्यों दी और जब वो 15 की हो तभी उन्हें देने को क्यों कहा। और जब उसे इन सवालों के जवाब मिले तब उसने इस मूवी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का डिसाइड किया था। अब ताइशी एक्वा के साथ आई के रोल के बारे में बात करता है। एक्वा काने को आई का रोल देने का सोच रहा था और काबुरागी फ्रेल को देना चाहता था, पर ताइशी कहता है वो रूबी को आई का रोल देना चाहता है। अब अगले दिन काबुरागी और ताइशी रूबी का ऑडिशन लेते हैं, पर काबुरागी को वो रोल के लिए फिट नहीं लगती। ताइशी कहता है उसे बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, पर काबुरागी उसे याद दिलाता है उन्होंने बहुत सारे लोगों से पैसे लिए हैं जो उन्हें चुकाना है और इसीलिए मूवी का प्रॉफिट कमाना जरूरी है। और यही रीजन है कि वो फ्रेल को आई का रोल देना चाहता था, क्योंकि वो फेमस है और उसके हर काम ने प्रॉफिट जनरेट किया है। एक्वा उनकी बातें सुन लेता है। वो भी काबुरागी की बातों से एग्री करता है। वो सोचता है वैसे भी रूबी आई के सीक्रेट को रिवील नहीं करना चाहती, तो उसके लिए आई का रोल ठीक नहीं होगा। बाकी वो भी इस बात से सहमत था कि मूवी का बॉक्स ऑफिस तक जाना जरूरी है, नहीं तो वो मुसीबत में पड़ जाएगा। दूसरी तरफ फ्रेल को अकाने का मैसेज आता है। वो बताती है लीड रोल के लिए एक्ट्रेस पिक करने में प्रॉब्लम आ रही है। अगर उन्हें मूवी को हिट बनाना है तो उन्हें तुम्हें ही लेना चाहिए, मतलब फ्रेल को। अब अगले दिन स्कूल के बाद फ्रेल रूबी से इस बारे में 1-on-1 बात करती है। वो बताती है पहले उसे किसी और रोल के लिए पिक किया गया था, पर अब उसे लीड रोल के लिए ऑफर दिया जा रहा है। रूबी कहती है मुझे भी लीड रोल के लिए बुलाया गया था, उन्हें ऑडिशन नहीं करना चाहिए था। फ्रेल उसे जापान के इंडस्ट्री के बारे में बताती है। वो कहती है टॉप टैलेंट के लिए कभी भी ऑडिशन नहीं होते, पहले एक को ऑफर दिया जाता है, अगर वो ऑफर को ठुकरा देता है तो फिर दूसरे पर्सन को ऑफर दिया जाता है। प्रोडक्शन और एजेंट्स दोनों का यही मानना होता है कि फेमस टैलेंट से ऑडिशन के लिए पूछना अच्छा नहीं होता। फिर वो कहती है एक पर्सन को उसकी एबिलिटी के बेस पे रोल मिलना चाहिए। रूबी भी एग्री करती है। फ्रिल कहती है हम कंपटीशन कर लेते हैं, जो भी हारेगा वो ऑफर को ठुकरा देगा। रूबी कहती है हम पर्सनली ऑडिशन नहीं कर सकते। फ्रिल कहती है एक कैंडिडेट ऑलरेडी मान चुकी है और वो कैंडिडेट थी अकाने। अब अगले दिन रूबी फ्रिल और अकाने से
मिलने जाती है। रास्ते में उसे कई सारी जगह पे उनकी फोटोज दिखती है और जब वो वहाँ अकाने से मिलती है तो उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अकाने ने उससे एक्वा के बारे में पूछ लिया था कि वो कैसा है। फिर अकाने फ्रिल से क्वेश्चन करती है कि उसे ये रोल आसानी से मिल जाएगा, तो पर्सनली ये ऑडिशन करने की क्या जरूरत है, क्या इसके पीछे उसका कोई मकसद है। पहले तो फ्रिल मना करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर अकाने के दोबारा बोलने पे वो बता देती है कि ये वो अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए कर रही है। वो पूरी तरह से श्योर होना चाहती है कि वो इस रोल के लिए लायक है, ताकि वो अच्छे से रोल को निभा पाए। उसका रीजन सुन के अकाने वहाँ से जाने लगती है। तभी फ्रिल कहती है को स्टार एक्वा है। अकाने रुक जाती है, वो अपना इरादा बदल लेती है। फिर वो ऑडिशन की बातें करते हैं, क्योंकि ये इंटरपर्सनल ऑडिशन था तो जजेस भी वो तीनों ही होंगे। फिर बात आती है कि उन्हें एक्ट क्या करना है, क्योंकि रूबी और अकाने के पास मूवी की स्क्रिप्ट नहीं थी, बस फ्रिल के पास थी, और वो किसी ऐसे के साथ स्टोरी शेयर नहीं कर सकती थी जिसे ऑफर भी ना मिला हो। इसीलिए वो खुद से एक थीम चुनती है। हर किसी को झूठ पे एक्टिंग करनी होगी और जिसकी एक्टिंग सबसे अच्छी होगी ऑब्वियसली वो जीतेगा। पहले फ्रिल जाती है। उसकी एक्टिंग अकाने के लेवल की तो नहीं थी, पर उसका चार्म लोगों को उसे देखने पे मजबूर कर देता है और अकाने इस बात को अच्छे से समझती है। इसीलिए उसे पता है क्यों हर कोई उसे हायर करना चाहता है। फिर रूबी की बारी आती है। वो सोचती है अभी तक वो एक्टिंग करती हुई आई है, पिछली लाइफ में अच्छा बच्चा बनने की एक्टिंग, इस लाइफ में बेबी की एक्टिंग, और अब वो आइडल होने की एक्टिंग कर रही है। वो सोचती है क्या आई भी अपने ही अंदर दर्द को छुपाए रहती थी, क्या वो सबको झूठ दिखाती थी बिल्कुल मेरी तरह, और फिर वो अपने रियल साइड को उन्हें दिखाती है। वो कहती है ये बहुत पेनफुल है, मुझे अभी भी मेरी मॉम के डेथ के सपने आते हैं, मेरे सेंसे को क्यों मरना पड़ा, जिससे भी मैं प्यार करती हूँ वो मारे क्यों जाते हैं, मुझे प्यार से डर लगने लगा है, मैं उन सबके पास जाना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। और सडनली वो पूरे एक्सप्रेशन चेंज करके कहती है ये सब झूठ था, कैसी लगी मेरी एक्टिंग। फ्रिल और अकाने दोनों ही हैरान हो चुके थे। अकाने का मानना तो उसे थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और फिर उसे कोई नहीं हरा पाएगा। फिर अकाने की बारी आती है। वो अपनी आंखें क्लोज करती है और जब ओपन करती है तो उसकी आंखों में स्टार थे। वो फ्रिल से कहती है मुझे पता है तुम रूबी को ये रोल दिलवाना चाहती हो ना, और ये सब तुम मुझे रास्ते से हटाने के लिए कर रही हो। वो कहती है ये ऑडिशन आई के रोल के लिए है ना। ताइशी और एक्वा आई होशिनो के ऊपर मूवी बना रहे हैं। रूबी कहती है तो अब एक्वा पैसों के लिए आई का यूज कर रहा है। फ्रिल कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी है और पढ़कर मुझे भी शौक लगा था, पर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ इस मूवी के सहारे एक्वा अपने डैड को मारने की कोशिश करेगा। एक्वा और ताइशी दोनों मिले हुए हैं और वो इस मूवी के थ्रू आई का रिवेंज लेना चाहते हैं। वो कहती है ये मूवी आई के ऊपर है और जिसने उसे मारा है उसके बारे में भी इसमें निंदा की जाएगी, पर सब कुछ आई के रोल के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा कि उसके खूनी को माफ किया जाएगा या नहीं। ये ऑडिशन हम इसलिए कर रहे हैं जिससे हम उसे पिक कर सके जो आई के इंटेंशन को अपने अंदर उतार सके। अकाने कहती है अगर यही बात है तो मुझसे बेहतर आई को कोई नहीं समझ सकता। मैंने आई पे रिसर्च की है और मैं उसके इमोशंस को समझती हूँ। मुझे लगता है अगर मैं इस रोल को करूंगी तो आई जो भी एक्सप्रेस करना चाहती थी मैं बता पाऊंगी। वो रूबी से कहती है तुम्हें लगता है तुम मुझसे अच्छा एक्ट कर पाओगी। रूबी कहती है नहीं, पर सिर्फ मैं ही आई की फीलिंग को समझ सकती हूँ, उनके दर्द को कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ मैं ही मॉम और सेंसे का बदला ले सकती हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो फ्रिल से एक और थीम मांगती है और वो जब तक हार नहीं मानेगी जब तक वो सब उसकी एक्टिंग से सेटिस्फाइड नहीं हो जाती। अकाने उसे इनकरेज करना चाहती थी पर वो ऑलरेडी बोल चुकी थी कि वो उसकी मॉम को उससे बेहतर जानती है। अब रात तक ऑडिशन चलता रहता है और फाइनली रूबी जीत जाती है। अकाने दिल से एक्टिंग नहीं कर रही थी और फ्रिल तो स्टार्टिंग से ही चाहती थी कि रूबी को रोल मिले। फिर घर जाते हुए अकाने को एक्वा मिलता है। वो कहती है मैं तुम्हारा प्लान पूरा नहीं होने दूंगी। एक्वा कहता है दम है तो रोक लो। अगले सीन में काना ने बीको माची लीव करने का अनाउंसमेंट कर दिया था। उसने मेंशन किया था वो एक्ट्रेस बनने के लिए क्विट कर रही है। काफी सारे लोग इस न्यूज से शॉक हो गए थे और काना एक्वा के साथ खाते हुए बातें कर रही थी। वो बताती है मैंने अनाउंसमेंट कर दी है। टाइम कितनी जल्दी बीत जाता है ना, इस बात को 2 साल हो गए हैं जब तुमने मुझसे आइडल बनने के लिए पूछा था। एक्वा कहता है सॉरी मैंने तुम्हें फोर्स किया। काना कहती है सॉरी मत कहो, मैं तो खुश हूँ। अगर तुमने मुझसे आइडल बनने को नहीं कहा होता तो मेरा टैलेंट मर चुका होता और अभी मैं पढ़ाई करके किसी अच्छी यूनिवर्सिटी जा रही होती। फिर वो बताती है उसे मूवी में ओल्ड बीकोमाची का मेंबर का रोल मिला है जो आई से नफरत करती है। इस रोल में उसे आई के बारे में बुरी बातें कहनी होगी। तो वो एक्वा से पूछती है उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। एक्वा कहता है तुम कहोगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तुम स्पेशल हो। काना एम्बैरेस हो जाती है और रूम से भाग जाती है और अंदर एक्वा हंसता हुआ कहता है तुम्हें मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, तुम्हें लोगों को परखना आना चाहिए, नहीं तो इसी तरह सब तुम्हारा फायदा उठाते रहेंगे। दूसरी तरफ काबुरागी मेन रोल फाइनलाइज कर चुका था। रूबी आई के रोल के लिए फाइनल हो गई थी। वो सोचता है ताइशी और एक्वा इस मूवी को क्यों बनाना चाहते हैं, उनका क्या मोटिव है, गिल्ट या रिवेंज। सीन एक्वा पे आता है। सुकुयोमी उसके पास आती है। वो पूछती है वो किसके बारे में सोच रहा है, अपनी सिस्टर या एक्स गर्लफ्रेंड और या शायद अपनी मॉम
के बारे में। एक्वा उसे दफा हो जाने को कहता है। सुकुयोमी कहती है वो उससे इतनी नफरत क्यों करता है, ऐसा किया क्या है उसने। एक्वा कहता है मैंने तुमसे आई को ढूंढने को कहा था पर तुम नहीं ढूंढ सकती। सुकुयोमी कहती है क्योंकि वो रीइंकार्नेट नहीं हुई है, वो तुम दोनों की तरह नहीं है, उसकी आत्मा तारा बन चुकी है और कभी वापस नहीं आ सकती। एक्वा कहता है क्या रूबी को भी तुमने सेम बातें बताई थी। सुकुयोमी कहती है उसकी चिंता तुम मत करो, वो अपने आप ही सब कुछ अच्छे से कर रही है, तुम अपने बारे में सोचो, तुम्हें दोबारा जन्म क्यों मिला। एक्वा कहता है मुझे अच्छे से पता है, मेरा सिर्फ एक ही गोल है। दूसरी तरफ सब कुछ कंफर्म हो गया था और प्रोडक्शन वर्क स्टार्ट हो गया था। काना स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, वो देखती है रूबी रिहर्सल करे जा रही थी और वो एक लाइन पे अटक चुकी थी। वो पसीने से नहा चुकी थी। वो उस पे टॉवल फेंकती है और उसे रेस्ट करने को कहती है। दूसरी तरफ कोई काबुरागी को एडवर्टाइजिंग एजेंसी की किसी लेडी से मिलवाता है जिसका नाम मारिना तेनडोजी था। वो काबुरागी और ताइशी को बार में ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है और वहाँ ताइशी को एक्वा का कॉल आता है। वो बताता है वो एजेंसी वाले के साथ बार में है। एक्वा उसे ड्रिंक करने से मना करता है। ताइशी कहता है चिंता मत करो, मैं नहीं पीऊंगा, मैं इस काम में प्रो हूँ। और ऐसी कई सारी बातें होती है जो पीने के टाइम पे ही पता चलती है। पर एट दी एंड ताइशी पूरा ड्रंक हो चुका था। एक्वा को उसे लेने आना पड़ता है। मारिना एक्वा को अंदर इनवाइट करती है पर एक्वा मना कर देता है और जब मारिना की फ्रेंड उसका नाम लेके उसे बुलाती है तो एक्वा को उसका नाम पता चलता है। वो समझ जाता है ये सरीना की मॉम है और वो अंदर जाने के लिए मान जाता है। वो पूछता है वो इतनी ड्रिंक क्यों करती है, उसकी फैमिली को उसकी परवाह नहीं होती। मारिना कहती है मैं ऑलरेडी 55 की होने वाली हूँ, किसी को मेरी परवाह नहीं। एक्वा कहता है कोई तो होगा। मारिना कहती है हाँ शायद। वो उसे अपनी फैमिली की फोटो दिखाती है। वो दूसरी शादी कर चुकी थी और उसके बच्चे भी थे। एक्वा मन में कहता है ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं। सरीना तुम्हारी लाइफ सच में किसी नर्क से कम नहीं थी। सीन रूबी पे आता है। वो रिहर्सल करते हुए फिर एक लाइन पे अटक गई थी। वो उस इमोशन को समझ नहीं पा रही थी। काना उसे समझाती है ये सीन है जब मॉम अपने बच्चों को छोड़ देती है और आपको समझ आता है कि आप अकेले हो, आपकी मॉम आपको प्यार नहीं करती। पर रूबी ये नहीं मानती कि पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं। उसका मानना था डीप डाउन वो उनसे प्यार करते हैं और क्योंकि वो ये नहीं मानना चाहती थी इसीलिए वो अपने इमोशंस को एक्टिंग में शो नहीं कर पा रही थी। फिर हमें रूबी का शेड्यूल दिखाया जाता है। वो सुबह से रात तक बिजी रहती है। स्कूल जाना, टीवी शो के लिए 3 एपिसोड शूट करना, लाइव परफॉर्मेंस, एग्जाम्स के लिए स्टडी करना, बिकोमाची चैनल की वीडियो के लिए डांस प्रैक्टिस करना, फिर मीटिंग्स और लास्ट में मूवी एक्टिंग के लिए प्रैक्टिस। सुबह 8:30 से लेकर वो रात 3 बजे सोने जाती है पर फिर भी उसे नींद नहीं आती और इसीलिए वो फिर दोबारा रिहर्सल करने लगती है और एक्वा उसे देर रात प्रैक्टिस करते हुए देख लेता है। दूसरी तरफ काबुरागी मियाको से रूबी का शेड्यूल मैनेज करने को कहता है और उसे स्ट्रिक्ट एक्टिंग लेसन्स देने को कहता है। वो डायरेक्ट कहता है मूवी के लिए अच्छी एक्टिंग स्किल की जरूरत होती है जो रूबी में नहीं है। मियाको को गुस्सा आता है। वो मन में कहती है स्वीट टुडे सीरीज प्रोड्यूस करने के बाद ये कहने की इसकी हिम्मत कैसे हुई। पर कहीं न कहीं वो भी उसकी बात से एग्री करती है क्योंकि रूबी के आसपास वालों के एक्टिंग लेवल बहुत अच्छे हैं। दूसरी तरफ शूटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। शीमा काना को डायरेक्ट कर रहा था। रोल डिफिकल्ट था पर काना ने शीमा की एक्सपेक्टेशन से अच्छी एक्टिंग की थी। फिर वो रूबी से पूछती है क्या उसकी एक्टिंग देखकर उसे कुछ फायदा हुआ। रूबी उसके और अपने एक्टिंग लेवल के बीच के डिफरेंस को समझ पाती है और पूछती है वो इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर लेती है। काना एडवाइस देती है उसे खुद को समझना होगा, अगर वो खुद को समझ लेगी तो नए इमोशंस उसके अंदर पैदा होंगे। अब रात में रूबी खुद को समझने की कोशिश करती है एज अ रूबी और एज अ सरीना दोनों लाइफ में। उसे पिछली लाइफ याद आती है जब उसकी मॉम उससे मिलने आती थी पर वो बहुत जल्दी चली जाती थी। रूबी ने पूछा था क्या वो उससे प्यार करती है। मॉम ने कहा था ये भी कोई पूछने की बात है, ऑब्वियसली करती हूँ। रूबी सोचती है वो झूठ नहीं हो सकता है ना। और यहीं पे सीजन 3 एंड होता है।